बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर 10th क्लास, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम्स में बायो में पूरे 60/60 मार्क्स लेना चाहते हैं तो ये स्पेशल लेक्चर्स आपके लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है मैं ये लेक्चर्स अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक बना रहा हूँ। ये टेक्स्ट बुक पर जितने भी MCQs हैं इस बुक में से, जहाँ बोर्ड में से MCQs आ सकते हैं, मैं वो MCQs अंडरलाइन करवाऊँगा और शॉर्ट क्वेश्चन भी अंडरलाइन करवाऊंगा जो बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं, और इसी तरह लॉन्ग जो क्वेश्चंस हैं वो भी अंडरलाइन करवाऊंगा। तो लेक्चर के साथ साथ MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन मैं साथ साथ कवर करवाता जाऊंगा, और बहुत ही आसान तरीके से आप बच्चों को ये 10th की बायो की बुक में समझाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। तो आपने ये लेक्चर, तमाम लेक्चर, जितने भी लेक्चर्स आप देखें एंड तक ज़रूर देखने हैं। एंड तक देखने के बाद आपको कंसेप्ट भी आपके क्लियर होंगे, आपको ये लेक्चर फ़ौरन याद हो जाएंगे, और साथ साथ आपकी MCQs की, शॉर्ट क्वेश्चन की और लॉन्ग क्वेश्चन की भी तैयारी होती जाएगी। इसलिए आप बच्चों ने जब भी लेक्चर लेना है तो आपने अपनी बायो की बुक जो है वो निकाल लेनी है। जो मैं MCQs अंडरलाइन करूँ आपने अपनी बुक पर वो MCQs अंडरलाइन कर लेने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी वो अंडरलाइन कर लेने हैं, और इसी तरह जो मैं लॉन्ग क्वेश्चन अंडरलाइन करूं वो भी आपने अंडरलाइन करने हैं। इस तरह जब हमारी ये बायो की बुक ख़त्म होगी आपके पास तमाम चीज़ें अंडरलाइन होंगी, MCQ, शॉर्ट और लॉन्ग, और आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी और आप इजीली बोर्ड एग्ज़ाम्स में 60/60 नंबर ले सकते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है, पहला लेक्चर है हमारा, वो पहला चैप्टर है। हम पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले जो है हम इंट्रोडक्शन करेंगे इसका। कहता है एवरीथिंग आवर बॉडी डज। हमारी जो बॉडी होती है, हमारा जो जिस्म होता है, जो भी काम कर रहा होता है, जिस तरह मूविंग, हम हरकत कर रहे होते हैं, नशोनुमा कर रहे होते हैं, या जो हम सेहतमंद रहते हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें न्यूट्रिएंट्स, ग़िज़ाई मादों के ऊपर जो है ये डिपेंड करता है। आगे कहता है इन ऑर्डर टू गेट दीज न्यूट्रिएंट्स, इन ग़िज़ाई मादों को हासिल करने के लिए फूड मस्ट बी फर्स्ट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर पार्ट। खुराक को जो है पहले सादा टुकड़ों में तोड़ा जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। इस तरह क्यों तोड़ा जाता है? कहता है सो द बॉडी सेल्स कैन अब्जॉर्ब देम, ताकि हमारी जो बॉडी के सेल हैं इन छोटे टुकड़ों को जज्ब कर सकें, क्योंकि हमारी बॉडी के जो सेल होते हैं ये बड़े टुकड़ों को जज्ब नहीं कर सकते। इसलिए खुराक को पहले छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, और जो फिर हमारे बॉडी के सेल होते हैं इन छोटे टुकड़ों को जज्ब कर लेते हैं। कहता है दिस प्रोसेस हैपन इनसाइड आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जितना भी अमल हो रहा होता है ये सारा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होता है, ये सारा कुछ हमारे निज़ाम इन्ज़ाम के अंदर होता है। कहता है इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह काम करता है ताकि खुराक को फ़ायदेमंद ग़िज़ाई मादों में उसे तब्दील किया जा सके। अब जो हमारे पास है अहम तरीन टॉपिक, अब जो मेन यहाँ से शुरू हो रहा है वो हमारे पास है न्यूट्रिशन एंड इट्स इम्पॉर्टेंस, यानी न्यूट्रिशन है क्या चीज़ और इसकी अहमियत क्या है। पहले सारे स्टूडेंट जो हैं, ये सारे स्टूडेंट अंडरलाइन कर लें। हमारे पास जो है यहाँ पर एक डेफिनेशन है न्यूट्रिशन की। अब आप लोगों ने अंडरलाइन किस तरह करना है, जहाँ से शुरू हो रही है इस तरह अंडरलाइन करना है, और जिस चीज़ की डेफिनेशन है उसके नीचे आपने अंडरलाइन करना है। फॉर एग्जांपल ये न्यूट्रिशन की डेफिनेशन है, आप न्यूट्रिशन के नीचे इस तरह अंडरलाइन कर लें, और जहाँ से ये शुरू हो रही है इस तरह उसके स्टार्ट में अंडरलाइन कर लें। कहता है न्यूट्रिशन क्या चीज़ है? कहता है न्यूट्रिशन इज़ हाउ ऑर्गेनिजम्स गेट एंड यूज न्यूट्रिएंट्स। कहता है न्यूट्रिशन एक ऐसी ग़िज़ा है कि जानदार इसे किस तरह हासिल करते हैं और इन न्यूट्रिएंट्स, इन ग़िज़ाई मादों को इस्तेमाल किस तरह करते हैं, इस चीज़ को हम नाम देते हैं न्यूट्रिशन का। कहता है न्यूट्रिशन का काम क्या होता है? इट हेल्प्स देम टू ग्रो, ये जानदारों को नशोनुमा करने में मदद देती है न्यूट्रिशन। स्टे हेल्दी, सेहतमंद रहने में मदद देती है। एंड रिपेयर देयर बॉडीज़, और बॉडी को मुरम्मत करने में भी मदद देती है। फॉर एग्जांपल बॉडी में कोई इन्फेक्शन है या कोई भी एक्सीडेंट खुदा ना खास्ता हो गया है तो बॉडी को मुरम्मत करने में कौन सी चीज़ मदद देती है? न्यूट्रिशन मदद देती है। आगे यहाँ पर जो हमारे पास मेन तारीफ है वो इसी जगह तक जो तारीफ है ये न्यूट्रिशन की तारीफ है। अब शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में इस तरह पूछ सकते हैं डिफाइन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की तारीफ करें।
अब आपके पास जो है ये न्यूट्रिशन शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, अंडरलाइन भी लग गया, यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन आप बच्चों ने इसे मेमोराइज करना है। आगे क्या कहता है, कहता है एनिमल्स जो जानदार होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, इंसान समेत, कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। कहता है जितने भी जानवर होते हैं, जानदार होते हैं, इंसान समेत, वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। दे गेट इट फ्रॉम दी अदर ऑर्गेनिज्म, बल्कि वो दूसरे जानदारों से हासिल करते हैं। दिस इज कॉल्ड हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इस तरह की न्यूट्रिशन को हम हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का नाम देते हैं। अब यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और व्हाट इज हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो आप बच्चों ने इसे इस जगह से अंडरलाइन करना है एनिमल से, और यहाँ तक जो है आप बच्चों ने इसे अंडरलाइन कर लेना है न्यूट्रिशन तक। अब हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है क्या, कहता तमाम जानदार इंसानों समेत अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, बल्कि ये दूसरे जानदारों से खुराक हासिल करते हैं। इस तरह के न्यूट्रिशन को हम नाम देते हैं हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। कहता है इन एनिमल्स, जानदारों में, न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग मेन स्टेप। जो न्यूट्रिशन होती है ये मुख्तलिफ स्टेप्स में होती है, मुख्तलिफ स्टेप्स के अंदर होती है, मुख्तलिफ मराहिल के अंदर होती है। ये मराहिल अब कौन से हैं? पहले नंबर पर हमारे पास है इंजेशन। अब ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। इंजेशन क्या चीज़ है, डाइजेशन क्या चीज़ है, अब्जॉर्प्शन क्या चीज़ है, एसिमिलेशन क्या चीज़ है, इजेशन क्या चीज़ है। तो आप बच्चों ने पहले जो है शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। इंजेशन की तारीफ अंडरलाइन कर लेनी है। जिस तरह नाम से बता रहा है इंजेशन, यानी कि खुराक को अंदर ले जाना। कहता है टेकिंग इन फूड, खुराक को अंदर ले जाना, एंड ड्रिंक्स थ्रू द माउथ, और पानी वगैरह को मुंह के जरिए पीना, यानी खुराक को मुंह के जरिए पीना, खुराक को मुंह के जरिए खाना और पानी को मुंह के जरिए अंदर ले जाना, ये क्या कहलाता है बच्चों? ये इंजेशन कहलाता है। इसी तरह हमारे पास दूसरे नंबर पर जो डेफिनेशन है, दूसरा जो स्टेप है वो हमारे पास है डाइजेशन का। अब डाइजेशन से क्या मुराद है? कहता ब्रेकिंग फूड इनटू स्मॉलर पार्ट्स ऑफ द बॉडी कैन अब्जॉर्ब। कहता खुराक को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, स्मॉलर पार्ट में तोड़ना, छोटे टुकड़ों में तोड़ना, ताकि हमारा जिस्म जो है उसे जज्ब कर सके। जैसे मैंने डियर स्टूडेंट्स पहले बताया कि हमारी बॉडी जो होती है ये बड़े टुकड़ों को, बड़े पार्ट्स को ये अपने अंदर जज्ब नहीं कर सकती, इसलिए लाजमी होता है कि खुराक को पहले छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाए और फिर जो है उसे जज्ब किया जाए। आगे कहता है तीसरा जो इसका स्टेप है वो होता है एब्जॉर्प्शन। कहता है मूविंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड और lymph। कहते हैं ये जो न्यूट्रिएंट्स जो छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो चुके हैं, अब ये जो डाइजेस्टेड खुराक है, जो खुराक हजम हो गई है, अब इस हजम खुराक को कहाँ ले जाया जाता है? ब्लड और lymph में ले जाया जाता है। जो खुराक हजम हो जाती है उसे खून में ले जाया जाता है, ताकि खून जैसे ही हमारी पूरी बॉडी के अंदर जाता है तो एक्चुअली ये डाइजेस्टेड फूड जो होती है ये वही एनर्जी पहुंचा रहा होता है, ये खून न्यूट्रिएंट पहुंचा रहा होता है। जो खुराक हजम हो जाती है वो खून में शामिल हो जाएगी, खून हमारी पूरी बॉडी में जाएगा और ये न्यूट्रिएंट जितनी भी एनर्जी है ये हमारी बॉडी को पहुंचाता है। चौथा जो इसका स्टेप होता है वो होता है एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन क्या है? एसिमिलेशन का मतलब होता है इस्तेमाल करना, किसी भी चीज को यूज करना। कहता है यूजिंग द एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स इन सेल्स एंड टिश्यूज। कहता है जितने भी न्यूट्रिएंट हैं उन्हें इस्तेमाल करना, जो न्यूट्रिएंट जाज्ब हो गए थे, जिन्हें हमारी बॉडी ने छोटे पार्ट्स को एब्जॉर्ब कर लिया था, जाज्ब कर लिया था, अब इन्हीं छोटे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट को, जाज्ब शुदा ग़िज़ाई मादों को सेल्स के अंदर इस्तेमाल करना और टिश्यूज के अंदर इस्तेमाल करना, यह कहलाता है एसिमिलेशन कहलाता है। आखिरी और 5 स्टेप जो हमारे पास है वो है इजेशन। अब इजेशन नाम से बता रहा है, यानी कि रिमूवल होती है इसमें। कहता है रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। कहता है जो खुराक हजम नहीं होती उसे जिस्म से रिमूव कर देना, बाहर निकाल देना, और वेस्ट मटेरियल को जिस्म से बाहर निकाल देना, ये इजेशन कहलाता है। तो ये हमारे पास जो थे ये 5 स्टेप थे हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के, बहुत ही आसान और सिंपल। ये सब जो भी शॉर्ट क्वेश्चन है इनकी डेफिनेशन मैंने अंडरलाइन कर लेनी है। आपने भी एज इट अपनी बुक पर इसी तरह अंडरलाइन करना है और इसे सिंपल वर्ड में आपने याद करना है। आगे क्या कहता है? कहता है द फूड वी ईट कंसिस्ट ऑफ पॉलीमर्स। अभी एमसीक्यूज आ सकता है, अंडरलाइन करें। व्हाट आर पॉलीमर्स? पॉलीमर्स किसे कहते हैं? कहता है जो भी हम खुराक खाते हैं वो पॉलीमर्स पर मुश्तमिल होती है।
अब पॉलीमर्स का मतलब क्या, ये पूछ सकते हैं। डिफाइन पॉलीमर, पॉलीमर किसे कहते हैं? पॉलीमर की डेफिनेशन ये है बच्चों कहता है पॉलीमर जो होते हैं लार्ज मालिक्यूल्स, ये बड़े बड़े मालिक्यूल्स होते हैं, जिस तरह कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया। कहते हैं ये जो बड़े मालिक्यूल्स होते हैं दे कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन से गुजर नहीं सकते। यहां तक जो है आप लोग इसे अंडरलाइन कर लेंगे। ये तारीफ है पॉलीमर्स की। दोबारा देखें, कहते हैं जो भी हम खुराक खाते हैं वो पॉलीमर पर मुश्तमिल होती है। पॉलीमर एक्चुअली ये बड़े बड़े मालिक्यूल होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स हो गया, और इसी तरह जैसे लिपिड हो गया। कहते हैं ये बड़े मालिक्यूल होते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन से गुजर नहीं सकते, तो ऐसे मालिक्यूल को हम नाम देते हैं पॉलीमर। इसी तरह और शॉर्ट क्वेश्चन आता है, और जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो होता है मोनोमर्स। अब मोनोमर्स जो है ये पॉलीमर्स का उलट है। पॉलीमर्स होते हैं लार्ज मालिक्यूल्स, और जो मोनोमर्स होते हैं ये होते हैं छोटे छोटे मालिक्यूल्स। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी जो मोनोमर्स हैं? कहता है दीज पॉलीमर्स, ये जो बड़े बड़े यूनिट होते हैं, जो बड़े बड़े खुराक के टुकड़े होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, ये जो लार्ज मालिक्यूल्स होते हैं, मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर, ये छोटे छोटे टुकड़ों में जो है इन्हें तोड़ा जाता है। आगे कहता है सोल्यूबल पार्ट, ऐसे टुकड़ों में तोड़ा जाता है जो हल हो सके, कॉल्ड मोनोमर्स। ऐसे टुकड़ों को हम किस चीज़ का नाम देते हैं बच्चों? मोनोमर का। यानी जो बड़े पॉलीमर्स थे इन्हें स्मॉलर पार्ट्स में तोड़ा जाता है, स्मॉलर मालिक्यूल में तोड़ा जाता है, इतने छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है कि ये आसानी से हल हो सके, इन्हें हम नाम देते हैं मोनोमर्स का। ये मोनोमर्स की डेफिनेशन है। एग्जांपल क्या है इसकी, आप लोग लिखेंगे। कहता है लाइक शुगर, शुगर इसकी एग्जांपल है, अमाइनो एसिड इसकी एग्जांपल है, और जो है जो इसकी फैटी एसिड है इसकी एग्जांपल है। यहाँ तक जो सारा डेफिनेशन है सारी, वो हमारे पास डेफिनेशन है मोनोमर की। अब गौर से देखें तो यहाँ पर फ़र्क पूछ सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन पॉलीमर्स एंड मोनोमर्स, पॉलीमर्स और मोनोमर्स में क्या फ़र्क होता है? तो आप बच्चों ने ये यहाँ तक जो है ये लाजमी लिख देनी है। इसी तरह बिल्कुल यही जो चीज़ है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। कहता है इस अमल को हम क्या नाम देते हैं? इसे हम डाइजेशन का नाम देते हैं। अब ये जो हमारे पास तारीफ़ है, इस जगह से जो तारीफ़ है वो डाइजेशन की भी तारीफ़ है और मोनोमर्स की भी तारीफ़ है। तो आपने अगर आपसे पूछ ले मोनोमर्स की डेफिनेशन या आपसे डाइजेशन की पूछ लें तो आपने ये सेम डेफिनेशन लिख देनी है। कहता है दीज स्मॉल मालिक्यूल्स कैन इंटर द सेल। अब ये जो बड़े मालिक्यूल छोटे स्मॉल मालिक्यूल में टूट गए हैं, तो ये स्मॉल मालिक्यूल कैन इंटर द सेल, ये आसानी से सेल के अंदर दाखिल हो सकते हैं और हमारी बॉडी के जो सेल होते हैं इन्हें आसानी से जज्ब कर सकते हैं। और फिर जब ये जज्ब हो जाएंगे तो खून में शामिल हो जाएंगे, और खून जो है ब्लड है पूरी बॉडी के अंदर जब फैलेगा तो पूरी बॉडी को ये न्यूट्रेंट, हर ऑर्गन को न्यूट्रेंट सप्लाई करता है। तो ये था हमारा बच्चों आज का लेक्चर, पहला लेक्चर था, इंट्रोडक्शन था। तो आई होप सो कि आप बच्चों को ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आप बच्चों ने भी इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन जो भी हैं अपनी बुक पर अंडरलाइन करने हैं, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी मैं आप बच्चों को बताऊंगा, वो अंडरलाइन करना है। और जितने भी एमसीक्यूज हों वो जिस तरह मैंने अंडरलाइन किया आपने अंडरलाइन करने हैं। अब हमारे पास यहाँ पर एक और छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं, वो है ऑटोट्रॉफिक एंड हीटरोट्रॉफिक। अक्सर ये बॉक्स जो होते हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। तो ऑटोट्रॉफिक कौन से जानदार होते हैं? कहता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये एक न्यूट्रिशन की ऐसी किस्म है इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन फूड थ्रू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जिसके जरिए जो जानदार होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के जरिए अपनी खुराक को खुद तैयार कर सकते हैं। किस तरह तैयार कर सकते हैं? यूजिंग लाइट और केमिकल एनर्जी, लाइट को या केमिकल एनर्जी को इस्तेमाल करके ये जानदार अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, और ऐसी न्यूट्रिशन को हम नाम देते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का नाम देते हैं। दूसरे नंबर पर इसी तरह हमारे पास है हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कहता है हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन की ऐसी किस्म है इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड, जिसमें जानदार अपनी खुराक हासिल करते हैं। किस तरह हासिल करते हैं? बाई कंज्यूमिंग द अदर ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक मैटर, दूसरे जानदारों को इस्तेमाल करके अपनी खुराक हासिल करते हैं। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को हम नाम देते हैं हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का नाम देते हैं। आज हमारा दूसरा लेक्चर है और हमारे लेक्चर का नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। भाई ये बहुत ही अहम लेक्चर है, इसलिए आप बच्चों ने इस लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखना है, दरमियान में बिल्कुल नहीं स्किप करना। जब ये लेक्चर आप एंड तक देख लेंगे मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पहले ये लेक्चर सुनते ही याद हो चुका होगा। चलें हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, सबसे पहले जो है यहाँ पर हमारे पास एक डेफिनेशन है
डेफिनेशन है एलिमेंट्री कैनाल की। व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? तो आप बच्चों ने एलिमेंट्री कैनाल की डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लेना है। कहता है द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग ट्यूब। जो इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये लंबी नालियों पर मुश्तमिल होता है, एंड सम हेल्पर ऑर्गन्स, और कुछ इसके साथ हैं जो मदद करने वाले ऑर्गन होते हैं, एक्सेसरी ऑर्गन होते हैं। कहता है द ट्यूब इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। इस ट्यूब को हम एलिमेंट्री कैनाल का नाम देते हैं। ये आगे तक आप बच्चों ने ये जो है ये आपने इस जगह तक ये लिखनी है, ये अंडरलाइन कर लेनी है। अच्छा आगे अब हमें यहाँ पर क्या कहता है? कहता है द ट्यूब इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। ये जो लॉन्ग ट्यूब होती है इसे हम नाम देते हैं एलिमेंट्री कैनाल का। ये शुरू कहाँ से होती है? कहता है इट स्टार्ट एट द माउथ। ये मुंह से शुरू होती है लंबी नाली, एंड एंड्स एट द एनस। और कहाँ तक ये जाती है? ये एनस तक जाती है, एनस पर ये खत्म होती है। इस तरह की लंबी नाली को हम नाम देते हैं एलिमेंट्री कैनाल। अब एनस किस चीज को कहते हैं? कहते हैं एनस एक स्फिंक्टर होता है, एक ऐसा सुराख होता है जिसके जरिए हम पखाना खारिज करते हैं, उसे एनस का नाम देते हैं। यहाँ तक जो डेफिनेशन है ये एलिमेंट्री कैनाल के स्टार्ट से ये क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, डिफाइन एलिमेंट्री कैनाल और व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल। तो आप बच्चों ने ये यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। आगे क्या कहता है? कहता है स्लैवरी ग्लैंड। जो स्लैवरी ग्लैंड होते हैं लीवर, अच्छा स्लैवरी ग्लैंड ऐसे ग्लैंड होते हैं जो थूक खारिज करते हैं, जो सलाइवा खारिज करते हैं, जो लीवर होता है। इसी तरह जिगर होता है, और पेनक्रियाज सेंड दियर जूसेस इनटू द एलिमेंट्री कैनाल। ये अपने तमाम के तमाम जूसेस जो होते हैं सेक्रीशन ये एलिमेंट्री कैनाल में खारिज करते हैं, एंड एड इन डाइजेशन। और ये तमाम चीज़ें निज़ाम इंहज़ाम डाइजेशन में खुराक को हजम होने में मदद कर रही होती हैं। अब बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों जो मैं बार बार आप बच्चों को बता रहा था ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है, इसलिए आप बच्चों ने इसे लाजमी अंडरलाइन कर लेना है। ये बहुत बार बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। राइट डाउन नोट ऑन दी ओरल कैविटी। ओरल कैविटी पर नोट लिखें। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर आता है, आप बच्चों ने यहाँ पर लॉन्ग इसे लाजमी लिख लेना है ताकि आप बच्चों को याद रहे जब आप रीडिंग कर रहे हो, जब आप लेक्चर ले रहे हो या याद कर रहे हो। और इसमें से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs होंगे वो भी मैं आप बच्चों को बताऊंगा कि आप बच्चों ने इन्हें अंडरलाइन साफ कर लेना है। अब ओरल कैविटी क्या चीज़ है? कहता है यहाँ पर हमें पहले कहता है सारे बच्चों ने अंडरलाइन करना है। MC शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर है, शुरू में ये डेफिनेशन कहता है द स्पेस बिहाइंड द माउथ। माउथ के जो पीछे जगह होती है उसे हम नाम देते हैं बच्चों ओरल कैविटी का नाम देते हैं। आगे क्या कहता है? कहता है इट कंटेन टेस्ट बड। इसके अंदर कौन सी चीज़ें होती हैं? टेस्ट बड्स मौजूद होते हैं। और कौन सी चीज़ इसके अंदर होती है बच्चों? गौर से देखें बेटा, शाबाश। कहता है ऑन दी सरफेस ऑफ टंग। ये टेस्ट बड कहाँ पर मौजूद होते हैं? ये टेस्ट बड जो होते हैं ये टंग के ऊपर होते हैं, मौजूद होते हैं। ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई ओरल कैविटी की। कहता है इट कंटेन टेस्ट बड। इसके पास टेस्ट बड होते हैं। टेस्ट बड कहाँ पर मौजूद होते हैं? ये टंग पर मौजूद होते हैं। ऑन द सरफेस ऑफ द टंग फॉर द टेस्ट ऑफ फूड, ताकि हम किसी भी खुराक का जायका टेस्ट कर सकें। बच्चों अक्सर ऐसा होता नहीं है कि जब भी पिज़्ज़ा है तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि भाई ये बड़ी अच्छी खुराक है और हमारे मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। अगर इसी तरह किसी भी खुराक में अगर कोई पत्थर आ जाए, छोटे से कंकर आ जाए, तो उस खुराक को हम फ़ौरन रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये सारा जो टेस्ट कर रहा होता है खुराक को, ये हमारी टंग कर रही होती है। ये किस चीज़ की वजह से कर रही होती है? ये टेस्ट बड्स की वजह से कर रही होती है। यहाँ तक जो है हमारे पास ये तारीफ है ओरल कैविटी की, इस जगह तक आप अंडरलाइन कर लें। आगे कहता है बहुत अहम MCQs। कहता है मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन दी ओरल कैविटी। कहता है जो मैकेनिकल डाइजेशन होती है खुराक की वो कहाँ पर शुरू होती है? वो ओरल कैविटी में शुरू होती है। कहता है अच्छा मैकेनिकल डाइजेशन अब होता क्या है? कहता है मैकेनिकल डाइजेशन में ये होता है जो हमारी खुराक होती है, जो हम खुराक बड़े नवाले लेते हैं, जो हमारे टीथ होते हैं वो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में ग्राइंड कर देते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में पीस देते हैं। तो इस तरह की डाइजेशन को हम क्या नाम देते हैं? मैकेनिकल डाइजेशन का नाम देते हैं। मैकेनिकल डाइजेशन की यहाँ पर जो है शॉर्ट क्वेश्चन है, डेफिनेशन है, सारे बच्चे इसे अंडरलाइन कर लें, इस जगह से अंडरलाइन करना है। कहता है मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड बिगिन इन दी ओरल कैविटी। मैकेनिकल डाइजेशन खुराक की कहाँ शुरू होती है? ये ओरल कैविटी में शुरू होती है। अब MCQs आ सकता है मैकेनिकल डाइजेशन कहाँ शुरू होती है? तो ये ओरल कैविटी में शुरू होती है। ये जो है ये MCQs है और ये जो है ये डेफिनेशन है। आगे कहता है ड्यूरिंग मैकेनिकल डाइजेशन के दौरान द टीथ
कट, जो हमारे दांत होते हैं ये कट कर देते हैं और क्या करते हैं, एंड ग्राइंड, और खुराक को जो है ये ग्राइंड कर देते हैं। ग्राइंड का मतलब है ये खुराक को पीस देते हैं। फूड इनटू द स्मॉलर पीसेस, खुराक को ये किस चीज में तोड़ देते हैं, ये खुराक को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं। इसे हम बच्चों किस चीज का नाम देते हैं, इसे हम नाम देते हैं मैकेनिकल डाइजेशन का नाम देते हैं। अच्छा बच्चों, इसी तरह आगे क्या कहता है हमें, कहता है इन ओरल कैविटी, ओरल कैविटी में partial chemical digestion of carbohydrate is done by 3 pair of salivary gland। अब बहुत अहम यहाँ पर आ रहा है, यहाँ तक जो हमारे पास डेफिनेशन थी वो थी मैकेनिकल डाइजेशन की, कि जो है खुराक, हमारे दांत जो होते हैं ये खुराक को छोटे छोटे खुराक के टुकड़ों में तोड़ देते हैं, इसे हमने नाम दिया मैकेनिकल डाइजेशन का। अच्छा आगे क्या कहता है, कहता है इन ओरल कैविटी, जो ओरल कैविटी होती है, अब ओरल कैविटी क्या चीज होती है, हमने पीछे यहाँ पर पढ़ा हुआ है, कहता है जो मुंह के पीछे जगह होती है, स्पेस होती है, उसे हम नाम देते हैं ओरल कैविटी का। कहता है इन ओरल कैविटी, ओरल कैविटी में पार्शियल केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज डन बाय 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। कहता है जो पार्शियल केमिकल डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट की होती है वो 3 सलाइवरी ग्लैंड की मदद से होती है। बहुत अहम बच्चों, कहता है ये ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड कहाँ पर जुड़े होते हैं, दीज ग्लैंड्स आर अटैच विद द ओरल कैविटी। ये जो सलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर होते हैं ये ओरल कैविटी के साथ जुड़े होते हैं, एंड सेक्रीट सलाइवा, और क्या चीज खारिज करते हैं, ये सलाइवा को खारिज करते हैं। इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों, बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाने वाला शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, सलाइवा की कंपोजिशन क्या होती है, सलाइवा किन चीजों पर मुश्तमिल होता है, या सलाइवा का काम क्या है। अब सलाइवा क्या है, गौर से देखेंगे आपको शॉर्ट क्वेश्चन इधर याद हो जाना चाहिए। कहता है सलाइवा अ मिक्सचर ऑफ वाटर, जो सलाइवा होता है एक तो ये पानी का मिक्सचर होता है, म्यूकस और म्यूकस का मिक्सचर होता है, एंड डाइजेस्टिव एंजाइम, और जो खुराक हजम कर रहे होते हैं एंजाइम उनका मिक्सचर होता है। ये खुराक हजम करने वाले एंजाइम कौन से होते हैं, कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज पर मुश्तमिल होते हैं। अब दोबारा देखें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, तो आप यहाँ तक लिखेंगे सलाइवा किस चीज पर मुश्तमिल होता है, सलाइवा 3 चीजों पर मुश्तमिल होता है। मेरे साथ आपने ये पढ़ना है, पहले नंबर पर मुश्तमिल होता है सलाइवा वाटर पर, दूसरे नंबर पर मुश्तमिल होता है म्यूकस पर, और तीसरे नंबर पर डाइजेस्टिव एंजाइम, कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम पर मुश्तमिल होता है, सलाइवरी अमाइलेज पर मुश्तमिल होता है। कहता है वाटर एंड म्यूकस, अब इनका काम क्या है, वाटर का क्या काम है, अब जो है, और इसी तरह म्यूकस का क्या काम है, और सलाइवरी अमाइलेज का क्या काम है। आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन इस जगह तक लिख लेना है, चाहे तारीफ आ जाए सलाइवा की, चाहे आपसे पूछ लें कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, तो आपने यहाँ तक लिखना है, आपको पूरे 2 नंबर मिले, आपके नंबर डिडक्ट ना हो सकें। कहता है वाटर एंड म्यूकस मॉइस्चन द फूड पीसेस, पानी और जो म्यूकस होता है ये खुराक को मॉइस्चन कर देता है, ये खुराक को गीला कर देता है। और जो सलाइवरी अमाइलेज होते हैं इनका क्या काम होता है, ब्रेक्स डाउन द स्टार्च प्रेजेंट इन फूड इनटू माल्टोज। जो सलाइवरी अमाइलेज होते हैं ये स्टार्च, स्टार्च कहते हैं जो बड़े मालिक्यूल होते हैं जो खुराक के अंदर मौजूद होते हैं उन्हें माल्टोज, माल्टोज का मतलब होता है उन बड़े मालिक्यूल को, स्टार्च को छोटे छोटे मालिक्यूल यानी माल्टोज में तब्दील कर देता है, तोड़ देता है। ये किसका काम होता है, ये सलाइवरी अमाइलेज का काम होता है। तो यहाँ तक हमारे पास अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, ये आप बच्चों ने अंडरलाइन कर लेना है अपनी बुक पर। इसी तरह आगे हमारे पास जो प्रोसेस होता है वो होता है स्वेलिंग का प्रोसेस होता है। अब स्वेलिंग क्या चीज है, सब बच्चों ने बड़े गौर से देखना है, गौर से। अब आगे हमें यहाँ पर कहता है आफ्टर द फिजिकल एंड पार्शियल केमिकल डाइजेशन, फिजिकल और केमिकल डाइजेशन के डाइजेशन में द फूड मास इन ओरल कैविटी। अब यहाँ से आप बच्चों ने अंडरलाइन करना है, बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट इज बोलस, बोलस किसे कहते हैं, कहता है फिजिकल और केमिकल डाइजेशन के बाद फूड मास इन ओरल कैविटी। अब ओरल कैविटी के अंदर जो खुराक का मास है, जो फूड का मास है, इज कॉल्ड बोलस, इसे हम नाम देते हैं बोलस का। कहता है अच्छा बोलस कहते हैं किस चीज को है, जो गोल, हम रोटी जब नहीं खाते बच्चों, जब गोल टुकड़ा बन जाता है खुराक का, जब हम उसे घुमा रहे होते हैं गोल छोटे से टुकड़े को, एक्चुअली उस गोल टुकड़े को जो ओरल कैविटी में होता है हम उसे नाम देते हैं बोलस का नाम देते हैं।
कहता है इट इज स्वेलोड बाय द पुशिंग इट इनटू द फेरेंक्स, कहता है ये आगे इसको कहां पर धकेला जाता है, इस बोलस को इसे फेरेंक्स में धकेला जाता है। अब फेरेंक्स जो है एमसीक्यूज आ सकता है, ये पूछ सकते हैं भाई बोलस को आगे कहां धकेला जाता है, कहां पुश किया जाता है, इसे फेरेंक्स में पुश किया जाता है। अब फेरेंक्स क्या चीज होती है, कहता है फेरेंक्स एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो खुराक और हवा दोनों के लिए मुश्तरक है। दिस स्ट्रक्चर विच इज कॉमन फॉर बोथ फूड एंड एयर, जो हवा और खुराक दोनों के लिए मुश्तरक होती है, उस स्ट्रक्चर को हम फेरेंक्स का नाम देते हैं। कहता है फॉर स्वेलविंग, इस बोलस को निगलने के लिए टंग मूव्स द बोलस टू द बैक ऑफ द ओरल कैविटी, कहता है हमारी जबान जो होती है इस खाने के इस खुराक के गोल टुकड़े को आगे और पीछे की तरफ धकेलती है ओरल कैविटी में। कहता है स्वेलिड फूड इंटर द फेरेंक्स, ये जो स्वेलिड फूड होती है जो गोल टुकड़ा होता है ये आगे फेरेंक्स में क्या हो जाता है बच्चों, दाखिल हो जाता है, इसे हम नाम देते हैं बोलस का। तो ये बोलस की डेफिनेशन है, एम डेफिनेशन है। आप सब बच्चों ने इसे इसी तरह अंडरलाइन करना है और याद कर लेना है। अब हमारे पास जो है यहाँ पर बॉक्स में जो हमारे पास मौजूद हैं शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के तौर पर गौर से देखें। अब स्टार्च क्या चीज़ है ये पूछ सकते हैं, स्टार्च की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है ये, आप बच्चों ने इसे अंडरलाइन कर लेना है। कहता है स्टार्च इज अ पॉलीसेकेराइड, स्टार्च जो है ये एक पॉलीसेकेराइड है। कहता है मेड अप ऑफ मैनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब देखें कार्बोहाइड्रेट की 3 अकसाम होती हैं। पहले नंबर पर होता है मोनोसेकेराइड जो एक शुगर मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होता है। दूसरे नंबर पर हमारे पास होता है डाइसेकेराइड जो 2 मोनोमर्स पर मोनोसेकेराइड पर मुश्तमिल होता है। और तीसरे पर होता है पॉलीसेकेराइड जो हजारों थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेकेराइड पर मुश्तमिल होता है। तो पॉली का मतलब भी मैनी होता है। कहता है जो स्टार्च है ये पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल है, एमसीक्यूज आ सकता है। स्टार्च इज अ पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड ये कौन सा है, तो आपने लिखना है स्टार्च इज अ पॉलीसेकेराइड, ये पॉलीसेकेराइड होता है। मेड अप ऑफ मैनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो बहुत से ग्लूकोज मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होता है। कहता है माल्टोज इज अ डाइसेकेराइड। अब देखें यहाँ पर बहुत अहम एमसीक्यूज भाई, स्टार्च जो है ये एमसीक्यूज आ सकता है भाई। स्टार्च जो है यहाँ पर हमारे पास वो पॉलीसेकेराइड है, लेकिन माल्टोज जो है अब ये छोटा यूनिट है, ये डाइसेकेराइड है बच्चों, यानी ये 2 मोनोसेकेराइड पर मुश्तमिल होता है, 2 ग्लूकोज पर मुश्तमिल होता है। कहता है मेड ऑफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होता है। दूसरा बॉक्स देख लें, कहता है ड्यूरिंग स्वेलविंग, खुराक को निगलते दौरान, निगलते वक्त दी पैलेट मूव्स अपवर्ड। पैलेट का मतलब ये जो हमारा ऊपर वाला तालू है, जो ऊपर वाला रूफ है बच्चों, कहते हैं ये ऊपर की तरफ हरकत करते हैं टू क्लोज दी ओपनिंग ऑफ दी नेजल कैविटी, ताकि जो नाक की ओपनिंग है, जो नाक के सुराख है, इसे बंद कर दें। क्योंकि अगर नाक की नेजल कैविटी बंद नहीं होगी, नाक का सुराख बंद नहीं होगा, तो खुराक जो है वो सांस की नाली के अंदर, ट्रैकिया के अंदर जा सकता है। इसलिए कहता है खुराक को निगलते वक्त जो पैलेट होता है ये ऊपर मूव करता है और जो नेजल कैविटी की ओपनिंग होती है ये इसे बंद कर देता है ताकि खुराक जो है वो हवा की नाली में ना चली जाए। इसी तरह अब जो हमारे पास है एक और जो है यहाँ पर बॉक्स हमारे पास मौजूद है। कहता है ड्यूरिंग दिस ग्राइंडिंग, हमने जो पढ़ा था मैकेनिकल डाइजेशन, बॉक्स है। कहता है ग्राइंडिंग जब हम खुराक को पीस रहे होते हैं, टंग कीप्स द फूड बिटवीन द टीथ। कहता है जो हमारी टंग होती है, जबान होती है, ये खुराक को दांतों के दरमियान में रखती है ताकि इस खुराक को अच्छे तरीके से क्या किया जा सके, इस खुराक को अच्छे तरीके से ग्राइंड किया जा सके। तो ये था हमारा बच्चों आज का अहम तरीन लेक्चर ओरल कैविटी, जो लॉन्ग क्वेश्चन था। इसमें हमने एमसीक्यूज भी अंडरलाइन किए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी अंडरलाइन किए हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ये बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। हमने बॉक्सेस को भी कवर किए हैं। तो अब जो है हम थोड़ा सा ये जो है डायग्राम भी देख लेते हैं ओरल कैविटी किस तरह होती है। कहता है बच्चों ये जो आप देख रहे हैं ये नेजल कैविटी है, ये नाक की ओपनिंग है जिसके जरिए हम सांस लेते हैं। अब ये आप देख रहे हैं पैलेट है। कहता है होता क्या है जब हम खुराक निगलते हैं, ये जो हिस्सा देख रहे हैं ये ऊपर की तरफ हरकत करता है और इस नेजल कैविटी को बंद कर देता है ताकि ये खुराक जो है सांस की नाली में ना चली जाए। ये जो आप देख रहे हैं छोटा सा टुकड़ा, ये यहाँ पर जो इस तरह देख रहे हैं गोल, इसे हम नाम देते हैं बोलस का। ये हमारे पास है टंग मौजूद होती है, टंग के ऊपर टेस्ट बड होते हैं जो हमें जो खुराक का जायका चखने में मदद देते हैं, टेस्ट चखने में मदद देते हैं कि ये खुराक जो है ये फ्रेश है या पुरानी खुराक है। और इसी तरह हमारे पास ये जो आप स्ट्रक्चर यहाँ पर देख रहे हैं
इसे हम नाम देते हैं फेरेंक्स। फेरेंक्स अब एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो खुराक और हवा दोनों के लिए ये मुश्तरक होती है। आगे हमारे पास है ग्लोटिस। ग्लोटिस जो है ये ट्रैकिया की ओपनिंग है, यानी कि जो सांस की नाली है ये उसका सुराख होता है। और ये जो आप आगे नाली देख रहे हैं ये हमारे पास नाली है ट्रैकिया, सांस की नाली है जिसके जरिए हम सांस अंदर ले जाते हैं। अब होता क्या है, कहता है जब हम ये खुराक को निगलते हैं ये खुराक आगे कहाँ चली जाती है, ये खुराक आगे चली जाती है ईसोफिगस में। अब यहाँ पर जो ईसोफिगस है, कहता है ईसोफिगस जो होती है ये खुराक की नाली होती है, यानी कि जो बोलस था अब वो खुराक की नाली ईसोफिगस में चला जाएगा, वो ट्रैकिया में नहीं जाएगा। आगे क्या कहता है, कहता है यहाँ पर जो होता है तीसरे स्ट्रक्चर में जो एपिग्लोटिस होता है, ये आप देख रहे हैं ये जो खुराक है ये हमारे पास आ गया किस चीज में, ईसोफिगस में। कहता है एपिग्लोटिस, ये ऊपर देख रहे हैं एपिग्लोटिस जो है ये बंद हो जाता है ताकि ये क्या कर दे, ये ट्रैकिया की ओपनिंग को, ट्रैकिया के सुराख को बंद कर दे ताकि ये जो खुराक है ये सांस की नाली में ना चली जाए। तो ये था हमारा बच्चों आज का लेक्चर, बहुत ही सिंपल और आसान और कंसेप्चुअल लेक्चर था। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन बच्चों ने भी ये लेक्चर आखिर तक देखा उन तमाम बच्चों को ये लेक्चर एमसीक्यू शॉर्ट और लॉन्ग के तौर पर अच्छे से याद हो गया होगा। अब आप बच्चों ने भी अपनी बुक पर इसी तरह अंडरलाइन कर लेने हैं जिस तरह मैंने लगाया, एमसीक्यूज अंडरलाइन कर लेने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन अंडरलाइन कर लेने हैं और इधर लॉन्ग क्वेश्चन भी लिख लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है, हमारे टॉपिक का नाम है फेरिंक्स एंड ईसोफिगस। फेरिंक्स एंड ईसोफिगस अक्सर जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जाता है और इस टॉपिक में से जितने एमसीक्यूज होंगे बोर्ड के लिहाज से अहम और जितने शॉर्ट क्वेश्चन अहम होंगे वो मैं साथ अंडरलाइन करता जाऊंगा ताकि बाद में जब आप तैयारी कर रहे हो इस टॉपिक की तो आपके लिए मुश्किल ना हो। इसलिए आप बच्चों ने इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखना है। चलें हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हमें कहता है शुरू में फेरिंक्स इज अ शॉर्ट ट्यूब। फेरिंक्स जो होती है ये एक छोटी सी नाली होती है बिहाइंड दी ओरल कैविटी, जो कहां पर मौजूद होती है, जो ओरल कैविटी के पीछे मौजूद होती है। ओरल कैविटी का मतलब है हमारे मुंह के पीछे ये छोटी सी नाली जो मौजूद होती है, इसे हम फेरिंक्स का नाम देते हैं। इसका और क्या काम होता है, इट कनेक्ट्स ओरल कैविटी टू ईसोफिगस। ये ओरल कैविटी को ईसोफिगस के साथ जोड़ देती है, यानी हमारी जो मुंह की नाली होती है ये उसे खुराक की नाली ईसोफिगस के साथ जोड़ देती है। एंड आल्सो कनेक्ट नोज टू विंड पाइप, और जो हमारा नोज होता है ये इसको विंड पाइप यानी ट्रैकिया सांस की नाली के साथ जोड़ देती है। इस जगह तक जो है हमारे पास ये डेफिनेशन है हमारे पास फेरिंक्स की है। आगे कहता है द प्रोसेस ऑफ केमिकल डाइजेशन दैट स्टार्टेड इन द ओरल कैविटी कंटिन्यूज है। कहता है जो केमिकल डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ था ओरल कैविटी में वो यहाँ पर भी जारी रहता है। अब हमारे पास केमिकल डाइजेशन कौन सी थी बच्चों, हमने ये पढ़ा था कि जहाँ पर 3 सैलिवरी ग्लैंड्स होती थी, जहाँ पर सलाइवा होता था, जहाँ पर बोलस होता था, उस डाइजेशन को हमने नाम दिया था केमिकल डाइजेशन। तो केमिकल डाइजेशन जो ओरल कैविटी में शुरू हुई थी वो यहाँ पर भी जारी रहती है। कहता है एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फेरिंक्स इज टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल इनटू द लंग्स। जो और अहम काम होता है फेरिंक्स का वो ये होता है कि खुराक को ये लंग्स फेफड़ों में दाखिल नहीं होने देता। तो ये इसका मेन काम होता है कि जो भी खुराक होगी ये लंग्स के अंदर उन्हें नहीं जाने देगा। बहुत अहम आप बच्चों ने जो है यहाँ पर अंडरलाइन करना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है व्हाट इज एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस से क्या मुराद है। कहता है इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फेरिंक्स इज टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू लंग्स। जो अहम काम होता है फेरिंक्स का वो लंग्स के अंदर खुराक को नहीं जाने देता। लेकिन ये किस चीज के साथ किया जाता है, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। ये काम एक इलास्टिक कार्टिलेज कहते हैं लचकदार कार्टिलेज के साथ किया जाता है। इस लचकदार कार्टिलेज को हम नाम देते हैं एपिग्लोटिस का नाम देते हैं। यहाँ पर एक टर्म है बच्चों कार्टिलेज। कार्टिलेज नरम हड्डी को कहते हैं और जो बोन होती है उसे सख्त हड्डी को कहते हैं। When swallowed food passes through the pharynx, कहता है जो हम खुराक निगलते हैं जब वो फेरिंक्स में से गुजरती है, the top of trachea is pushed up against the epiglottis। कहता है जो टॉप ऑफ ट्रैकिया के ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो विंड पाइप होता है, वो एपिग्लोटिस के अपोजिट साइड पर जो है धकेला जाता है।
इन दिस वे ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया क्लोजेस, और जो ट्रैकिया की ओपनिंग होती है, ग्लोटिस होती है, जो सुराख होता है, ये बंद हो जाता है। एंड स्वेलड फूड पासेज ओवर इट, और जो खुराक हम निगलते हैं वो यहाँ से गुजर जाती है। अब हमारे पास है ईसोफिगस। ईसोफिगस कौन सी नाली होती है? कहता है ईसोफिगस इज अ लॉन्ग ट्यूब। ईसोफिगस जो होती है ये एक लंबी नाली होती है। यहाँ से आप लोग अंडरलाइन करेंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है। ईसोफिगस लंबी नाली होती है, बहुत अहम एमसीक्यूज बार बार एग्जाम्स में पूछे जाने वाला। ईसोफिगस की कितनी लेंथ होती है? ईसोफिगस की 25 सेंटीमीटर लेंथ होती है। इसका काम क्या होता है? इट कनेक्ट द फेरिंग्स टू द स्टमक, ये फेरिंग्स को जोड़ देती है, स्टमक के साथ जोड़ देती है, मैदे के साथ ये जोड़ देती है। कहता है व्हेन फूड इंटर द ईसोफिगस, जब खुराक ईसोफिगस, ईसोफिगस एक्चुअली ये खुराक की नाली होती है, सिर्फ जो फेरिंग्स होता है ये खुराक और हवा दोनों की नाली होती है। यहाँ से खुराक और हवा जो है ये दोनों गुजर सकती हैं। आगे कहता है व्हेन फूड इंटर द ईसोफिगस, जब खुराक ईसोफिगस में दाखिल होती है, सक्सेसिव वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन आर जनरेटेड इन मस्कुलर वॉल्स। कहता है यहाँ पर जो है मुसलसल लहरें पैदा होना शुरू हो जाती हैं। ये लहरें किस चीज की हैं? ये कंट्रैक्शन की, सुकड़ाव की लहरें पैदा होना शुरू हो जाती हैं। दीज वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन, ये जो सुकड़ाव की लहरें होती हैं, मूव फूड अलोंग द ईसोफिगस टू द स्टमक, ये खुराक को ईसोफिगस से स्टमक तक ले जाती हैं। कहता है दीज वेव्स ऑफ मस्कुलर कंट्रक्शन आर कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। ये जो कंट्रक्शन की वेव्स होती हैं इन्हें हम किस चीज का नाम देते हैं? इन्हें हम नाम देते हैं पेरिस्टाल्सिस का नाम देते हैं। जो ईसोफिगस वाला शॉर्ट क्वेश्चन है वो इस जगह तक आप लोग लिखेंगे। जो पेरिस्टाल्सिस का शॉर्ट क्वेश्चन है आप लोगों ने यहाँ से लिखना है ताकि आपको पूरे 2 नंबर मिले, आपके नंबर डिडक्ट ना हो। डियर 10th क्लास, हमारा आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम टॉपिक है। यह टॉपिक जो है अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जाता है और इसमें से एमसीक्यूज भी आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसलिए आप बच्चों ने ये लेक्चर एंड तक जरूर देखना है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है इस चैप्टर का। और हमारे इस लेक्चर का नाम है स्टमक। पहले हम देखेंगे कि स्टमक होती क्या चीज है। कहता है जे शेप्ड स्टमक, स्टमक की जो शेप होती है ये जे शेप होती है। अब ये एमसीक्यूज आ सकता है कि स्टमक की कौन सी शेप होती है, तो स्टमक की जे शेप होती है। ये मौजूद कहाँ पर होता है? अब ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है वेयर स्टमक इज लोकेटेड, स्टमक जो है, मैदा जो है, ये कहाँ पाया जाता है? कहता है स्टमक इज लोकेटेड इन दी अपर लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। जो स्टमक होता है, जो हमारा मैदा होता है, ये हमारे पेट के लेफ्ट साइड के थोड़ा ऊपर की तरफ पाया जाता है, बिलो द डायाफ्राम। और किसके नीचे ये मौजूद होता है? ये डायाफ्राम के नीचे मौजूद होता है। अब डायाफ्राम कौन सी स्ट्रक्चर होती है? डायाफ्राम एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है दैट इज प्रेजेंट बिलो द लंग्स, जो लंग्स के नीचे मौजूद होती है। यहां तक हमारे पास डेफिनेशन थी स्टमक की। अब अगली जो हमारे पास डेफिनेशन है वो हमारे पास है, फर्क पूछा जाता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कार्डियक एंड पाइलोरिक एंड। पहले नंबर पर हम देखेंगे कार्डियक एंड क्या चीज है और फिर हम देखेंगे कि पाइलोरिक एंड जो है ये क्या चीज है। कहता है द पार्ट ऑफ द स्टमक इमीडिएटली आफ्टर द ईसोफिगस। कहता है मैदे का ऐसा हिस्सा जो ईसोफिगस के फौरन बाद आता है, दैट इज कॉल्ड कार्डियक एंड, उसे हम नाम देते हैं कार्डियक एंड का। वाइल द पार्ट बिफोर स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो हिस्सा स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले आता है उस हिस्से को हम नाम देते हैं पाइलोरिक एंड का नाम देते हैं। आगे हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन कार्डियक स्फिंक्टर एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो हम पहले देखेंगे कि कार्डियक स्फिंक्टर क्या होता है। कहता है एट द जंक्शन ऑफ द ईसोफिगस एंड स्टमक। कहता है ईसोफिगस और स्टमक के रास्ते पर, जंक्शन पर, दोबारा देखें, कहता है एट द जंक्शन ऑफ ईसोफिगस एंड स्टमक, ईसोफिगस और स्टमक मैदे के रास्ते पर, देयर इज अ स्फिंक्टर कॉल्ड कार्डियक स्फिंक्टर। कहता है वहां पर एक स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर का मतलब होता है वहां पर एक सुराख होता है। इस सुराख को हम किस चीज का नाम देते हैं? इसे हम कार्डियक स्फिंक्टर का नाम देते हैं। ये कहां पर मौजूद होता है? लोअर ईसोफिगल स्फिंक्टर, ये ईसोफिगस के निचले वाला जो है सुराख होता है।
आगे कहता है इसका काम क्या है, इट प्रिवेंट फूड फ्रॉम फ्लूइंग बैक फ्रॉम स्टमक इनटू द इसोफेगस। कहता है इसका मेन काम ये होता है कि ये खुराक को दोबारा स्टमक से इसोफेगस में जाने नहीं देता। यहाँ तक जो है ये हमारे पास कार्डियक स्फिंक्टर की डेफिनेशन है। इसी तरह दूसरे नंबर पर हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है पाइलोरिक स्फिंक्टर की। कहता है सिमिलरली पाइलोरिक स्फिंक्टर इज प्रेजेंट बिटवीन द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है वो किसके दरमियान होता है, वो स्टमक, मैदे और छोटी आंत के दरमियान जो स्फिंक्टर, जो सुराख मौजूद होता है उसे हम नाम देते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर का। अब स्टमक का जो मेन काम, जो फंक्शन होता है वो क्या होता है। कहता है स्टमक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैकेनिकल एंड पार्शियल केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। कहता है स्टमक जो होता है, मैदा होता है, ये मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन की खुराक का जिम्मेदार होता है। अब यहाँ पर बार बार एक वर्ड आ रहा है मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन, इनमें फर्क क्या थोड़ा सा समझ लें। जो मैकेनिकल डाइजेशन होती है इसमें एंजाइम्स शामिल नहीं होते हैं, लेकिन जो केमिकल डाइजेशन होती है इसमें एंजाइम शामिल होते हैं बच्चों। और इसका क्या काम होता है, कहता है इट आल्सो स्टोर्स फूड, ये खुराक को जो है स्टोर भी करता है। ये सारे मैदे के काम है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कहता है द वॉल्स ऑफ द स्टमक आर मेड ऑफ थिक स्मूथ मसल्स। बहुत अहम एमसीक्यूज ये पूछ सकते हैं कि जो मैदे की दीवारें होती हैं ये किन मसल की बनी होती हैं। जो कहता है मैदे की दीवारें होती हैं ये मोटे स्मूथ मसल्स की बनी होती हैं। व्हेन फूड, यहाँ तक जो था इसका जो है हमारे पास यहाँ तक इसका फंक्शन था जो स्टमक था। कहता है व्हेन फूड अराइव्स इन स्टमक, जब खुराक जो है मैदे तक पहुंचती है, दीज मसल्स कंट्रैक्ट रिग्रेसली। कहता है ये मसल जो है तेजी से सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। देयर कंट्रैक्शन हेल्प इन चर्निंग ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। कहता है जब ये मसल्स की कंट्रैक्शन होती है, यहाँ पर चर्निंग का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, खुराक का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, ये चर्निंग कहलाता है बच्चों। शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज चर्निंग। चर्निंग जो होती है ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, खुराक का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, ये चर्निंग कहलाता है। आगे कहता है हीट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चर्निंग। जब ये खुराक छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन हो रही होती है तब हीट भी पैदा होती है। ये हीट किस चीज के काम आती है, कहता है दिस हीट हेल्प्स टू मेल्ट द लिपिड। ये जो हीट होती है, ये जो लिपिड होते हैं, ये जो चर्बी होती है उसे मेल्ट, पिघलने में मदद देती है। मैनी स्मॉल गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट एंड इनर वॉल ऑफ द स्टमक। कहता है जो स्टमक के अंदरूनी दीवारें होती हैं वहां पर जो बहुत सी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, सेक्रीट गैस्ट्रिक जूस, ये एक गैस्ट्रिक जूस खारिज करती हैं। अब बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस की जो है वो कंपोजिशन क्या होती है। अब एमसीक्यू जिस तरह बन सकता है, जो स्टमक की अंदरूनी वाल गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं वो कौन सा जूस खारिज करती हैं, वो गैस्ट्रिक जूस खारिज करती हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन क्या होती है, तो गौर से देखें, बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन। कहता है जो गैस्ट्रिक जूस होता है इट कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके अंदर एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एंड इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजन। बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन। जो इनएक्टिव एंजाइम होता है, जो निकम्मा एंजाइम होता है, जो बच्चों कोई काम नहीं कर रहा होता, जो हड हराम एंजाइम होता है, उसे हम किस चीज का नाम देते हैं, उसे हम नाम देते हैं पेप्सिनोजन का। एंड म्यूकस, और ये किस चीज पर मुश्तमिल होता है, और ये म्यूकस पर मुश्तमिल होता है। यहाँ तक जो है ये कंपोजिशन है गैस्ट्रिक जूस की। अब जो गैस्ट्रिक जूस है वो तीन चीजों पर मेनली मुश्तमिल होता है। पहले नंबर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl पर मुश्तमिल होता है, दूसरे नंबर पर इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजन पर मुश्तमिल होता है, और तीसरे नंबर पर यह मुश्तमिल होता है म्यूकस पर। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम होगा, कहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कन्वर्ट पेप्सिनोजन इनटू एन एक्टिव एंजाइम पेप्सिन। अब ये फर्क भी आ सकता है इन दोनों में। पेप्सिनोजन कौन सा एंजाइम होता है, जो इनएक्टिव एंजाइम होता है बच्चों, और पेप्सिन कौन सा एंजाइम होता है, जो एक्टिव एंजाइम होता है, वो पेप्सिन एंजाइम होता है। कहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये काम होता है कि वो इस पेप्सिनोजन निकम्मे एंजाइम को मेहनती एंजाइम में, मेहनती एंजाइम कौन सा होता है, जो हर वक्त वर्क कर रहा होता है, जो एक्टिव होता है, पेप्सिन में तब्दील कर देता है। कहता है पेप्सिन ब्रेक लार्ज प्रोटीन इनटू शॉर्टर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड
कॉल्ड पेप्टाइड, ये पेप्टाइड की डेफिनेशन है। कहता है पेप्सिन जो है अब ये एक्टिव हो गया, ये काम करना शुरू कर देगा। कहता है जो प्रोटीन की बड़ी बड़ी प्रोटीन्स होती हैं ये उन्हें छोटे अमाइनो एसिड की चेन्स में तोड़ देता है। इन छोटे अमाइनो एसिड की चेन्स को हम पेप्टाइड्स का नाम देते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम होता है? कहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड आल्सो किल्स द पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो खुराक में बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया होते हैं HCl, उन्हें भी किल कर देता है, उन्हें भी मार देता है। अब म्यूकस का क्या काम होता है? बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस? म्यूकस का क्या काम होता है? कहता है म्यूकस फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द इनर वॉल ऑफ स्टमक। कहता है म्यूकस जो होता है स्टमक की अंदरूनी दीवारों में एक हिफाजती तह बनाता है। वेयर इट न्यूट्रलाइज द HCl, जहां पर ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रल कर देता है। सो पेप्सिनोजन कैन नॉट बी एक्टिवेटेड, इसलिए जो पेप्सिनोजन होता है ये पेप्सिन में एक्टिव नहीं हो सकता। एंड द वॉल्स ऑफ स्टमक आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ब्रेक डाउन, और जो स्टमक की दीवारें होती हैं इस तरह ये ब्रेक डाउन होने से, टूटने से ये बच जाती हैं। इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज काइम? काइम किसे कहते हैं? इसकी डेफिनेशन यहां से शुरू हो रही है। कहता फूड यूजुअली रिमेन इन स्टमक फॉर 3 to 4 आवर्स। बहुत अहम MCQ। कहता है जो खुराक होती है वो मैदे के अंदर तकरीबन 3 से 4 घंटे वहां पर मैदे के अंदर रहती है। ड्यू टू दी एक्शन इन स्टमक, कहते हैं ये स्टमक में मैदे में जितने भी रिएक्शन हो रहे होते हैं, एक्शन हो रहे हैं, ये इस खुराक को सूप लाइक मिक्सचर बना देते हैं। द फूड बिकम्स अ सूप लाइक मिक्सचर, जो खुराक होती है वो सूप के मिक्सचर की तरह बन जाती है। अब इस सूप लाइक मिक्सचर को हम काइम का नाम देते हैं। कहता है पाइलोरिक स्फिंक्टर कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ काइम। बहुत अहम MCQ आ सकता है। विच स्फिंक्टर कंट्रोल द फ्लो ऑफ काइम? दो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है वो काइम के फ्लो को क्या कर रहा होता है? कंट्रोल कर रहा होता है। बहुत अहम MCQs आगे भी। कहता है ईच टाइम द पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन, हर वक्त जब पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन होता है अबाउट 5 to 15 मिलीलीटर ऑफ काइम मूव्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तकरीबन 5 से 15 मिलीलीटर जो काइम होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हरकत करना शुरू कर देती है। अब ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है स्टमक की, मैदे की डायग्राम है। हम इस पूरे टॉपिक को इस डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। पहले नंबर पर हमारे पास ये जो स्फिंक्टर है, इस स्फिंक्टर को हम नाम देते हैं कार्डियक स्फिंक्टर का नाम देते हैं। बच्चों किस चीज का नाम देते हैं? कार्डियक स्फिंक्टर का नाम देते हैं। अब कार्डियक स्फिंक्टर होता कहां पर है? एक्चुअली ये कार्डियक स्फिंक्टर होता है ईसोफिगस और स्टमक के दरमियान होता है। कहां पर होता है बच्चों? ईसोफिगस। ये ईसोफिगस की नाली है और ये स्टमक है, यानी कि ईसोफिगस और स्टमक के दरमियान जो स्फिंक्टर होता है वो कार्डियक स्फिंक्टर होता है। और ये जो हिस्सा ऊपर होता है कार्डियक स्फिंक्टर के साथ, इस हिस्से को हम नाम देते हैं कार्डियक एंड का नाम देते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो लास्ट वाला स्फिंक्टर होता है। पाइलोरिक स्फिंक्टर कहां पर मौजूद होता है? जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है ये स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान मौजूद होता है। ये हमारे पास स्टमक यहां खत्म हो रहा है, आगे स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, तो ये दरमियान होता है स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के। ये दरमियान जो स्फिंक्टर होता है उसे हम नाम देते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। और पाइलोरिक स्फिंक्टर के साथ जो एंड होती है उसे हम नाम देते हैं पाइलोरिक एंड का नाम देते हैं। अब ये हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। कहता है ये पोर ऑफ ग्लैंड, ये ग्लैंड्स के जो हैं ये सुराख हैं। ये कौन से सेल हैं? ये ऐसे सेल हैं म्यूकस सेक्रेटिंग सेल। ये सेल होते हैं जो म्यूकस को खारिज करते हैं। म्यूकस जो होती है एक्चुअली मैदे की वाल्स को प्रोटेक्ट करती है ताकि HCl के साथ इसकी ब्रेक डाउन ना हो जाए। और दूसरे नंबर पर हमारे पास ये जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं ये HCl सेक्रेटिंग सेल हैं। ऐसे सेल हैं जो HCl खारिज करेंगे। ये जो आप थोड़ा सा येलो कलर में देख रहे हैं ये म्यूकस खारिज करते हैं, और जो ग्रीन कलर वाले आप देख रहे हैं ये HCl खारिज करते हैं। और लास्ट में जो हमारे पास मौजूद है सेल, कहता है पेप्सिनोजन सेक्रेटिंग सेल। ये जो लास्ट आप ब्लैक में देख रहे हैं, कहता है ये ऐसे सेल होते हैं
जो पेप्सिनोजन को खारिज करते हैं। और पेप्सिनोजन जो होता है ये इनएक्टिव एंजाइम होता है, जैसे हमने पढ़ा है निकम्मा एंजाइम होता है। और HCl जो होता है इस पेप्सिनोजन को एक्टिव एंजाइम किस में तब्दील कर देता है, पेप्सिन में तब्दील कर देता है। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही अहम टॉपिक है और लॉन्ग क्वेश्चन ये बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। और हमारे टॉपिक का नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है अक्सर ये बोर्ड एग्जाम्स में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप बच्चों से कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, या इस चैनल पर न्यू हैं तब भी आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपकी पूरी बायो की 10th की जो बुक है वर्ल्ड टू वर्ल्ड आपको MCQs बताए जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन बताए जाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी बताए जाएंगे। पूरी बुक की आपकी बड़े आसान तरीके से इंशाल्लाह तैयारी करवाई जाएगी। चलें हम अपने आज मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा जो आज मेन टॉपिक है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हम छोटी आंत का नाम भी देते हैं। पहले नंबर पर हमारे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली क्वाइल्ड। छोटी आंत जो होती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ये बहुत ज्यादा बालदार होती है। एंड इट इज नियरली 7 मीटर लॉन्ग, और इसकी लेंथ कितनी होती है, 7 मीटर ये लंबी एक नाली होती है। बहुत अहम MCQs अक्सर ये पूछा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की 7 मीटर लेंथ होती है, यानी कि 7 मीटर ये लंबी नाली होती है। इट हैज 3 पार्ट। अब शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने हिस्से होते हैं, उन हिस्सों के नाम लिखे हैं। तो आप बच्चों ने ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इसे याद करना है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 हिस्से होते हैं। पहले नंबर पर होता है ड्यूडेनम, दूसरे पर होता है जीजूनम और तीसरे पर होता है इलियम। बच्चों जो पहले नंबर पर ड्यूडेनम है, इट इज द फर्स्ट पार्ट। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला हिस्सा होता है और इसकी कितनी लेंथ होती है MCQs के तौर पर भी पूछा जाता है। इट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसकी जो लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर होती है। दूसरे नंबर पर जो इसका पार्ट होता है वो होता है जीजूनम। बच्चों ये थोड़ा मुश्किल नाम है, अगर आप बच्चों को ये नाम भूल रहा हो तो आपने इसे जीजू से याद कर लेना है भाई। तो जीजू तो अक्सर के ही होंगे, बल्कि सबके ही होंगे, तो आपने जीजू से जीजूनम याद कर लेना है भाई। कहता है जीजूनम इज द मिडिल पार्ट। जो जीजूनम है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये दरमियाना हिस्सा होता है। इसकी लेंथ होती है इट इज अबाउट 2.5 मीटर लॉन्ग। इसकी लेंथ 2.5 मीटर होती है। तीसरे नंबर पर हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा होता है वो होता है इलियम। इलियम कौन सा होता है, कहता है इलियम इज द लास्ट पार्ट। जो आखिरी हिस्सा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो इलियम होता है। इट इज अबाउट 4 मीटर लॉन्ग। इसकी लेंथ जो होती है वो 4 मीटर होती है। आगे कहता है इन ड्यूडेनम। अब जो पहला हिस्सा स्मॉल इंटेस्टाइन का, ड्यूडेनम जो हिस्सा है, सेक्रीशंस ऑफ लीवर एंड पेनक्रियाज। कहता है जो लीवर सेक्रेट होता है और जो पेनक्रियाज खारिज होते हैं ड्यूडेनम के अंदर, एक्ट ऑन फूड, ये खुराक के ऊपर अमल करते हैं, एक्ट करते हैं। दी सेक्रेशन ऑफ लीवर बहुत अहम। कहता है जो लीवर की सेक्रेशन होती है वो कौन सी होती है, MCQs आ सकता है। जो बाइल होती है इंटरड्यूडेनम, ये ड्यूडेनम के अंदर बाइल दाखिल हो जाती है थ्रू अ कॉमन बाइल डक्ट। एक कॉमन बाइल डक्ट के जरिए ये ड्यूडेनम के अंदर बाइल दाखिल हो जाती है। आगे कहता है इट कंटेन साल्ट। अब अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज बाइल, बाइल किस चीज को कहते हैं, तो आप बच्चों ने यहां से ये शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है। अच्छा आगे क्या कहता है, कहता है बाइल के पास कौन कौन सी चीजें होती हैं। इट कंटेन साल्ट, बाइल के पास साल्ट्स होते हैं, नमकियात होते हैं। विच ब्रेक लार्ज फैट इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स। कहता है इन साल्ट का ये काम होता है, ये जो बड़े बड़े फैट्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी चर्बी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये इन्हें छोटे छोटे कतरों में तोड़ देते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं। इस तरीके से अ मिल्की फ्लूइड इज फॉर्म्ड इन विच फैट ड्रॉपलेट्स आर केप्ट सेपरेट। कहता है इस तरीके से एक दूधिया फ्लूइड बनता है जिसमें जो फैट के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो इनसे अलग रखे जाते हैं। तो यहां तक जो है हमारे पास ये बाइल का शॉर्ट क्वेश्चन है। बाइल कौन खारिज करता है, लीवर खारिज करता है। ये जो बाइल होता है ये कॉमन बाइल डक्ट के जरिए ड्यूडेनम के अंदर दाखिल होता है। बाइल के अंदर साल्ट होते हैं जो बड़े फैट्स के मॉलिक्यूल को छोटे कतरों में तोड़ देते हैं। इस तरह कहता है ये जो मिल्की फ्लूइड होता है जो बनता है बाइल के नतीजे में, इसे अलग रखा जाता है। आगे कहता है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। इस अमल को हम दूसरा क्या नाम देते हैं, इस प्रोसेस को दूसरा इमल्सिफिकेशन का भी नाम देते हैं। अब इस जगह से जो है दो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं।
अगर आपसे पूछ लें इमल्सिफिकेशन की तारीफ करें या व्हाट इज इमल्सिफिकेशन, तब भी आप बच्चों ने यहां तक लिखना है। अगर आपसे बाइल की डेफिनेशन पूछ लें तब भी आप बच्चों ने यहां तक लिखना है। यानी एक ही तारीफ में दो डेफिनेशंस मौजूद हैं, एक शॉर्ट में एक बाइल है और दूसरा इमल्सिफिकेशन है। आगे कहता है सेक्रीशन ऑफ पेनक्रियाज। अब पेनक्रियाज जो खारिज होते हैं, पेनक्रियाज के पास कौन सा जूस होता है? पेनक्रियाज के पास होता है पेनक्रियाटिक जूस होता है। कहता है पेनक्रियाटिक जूस इंटर ड्यूडिनम थ्रू पेनक्रियाटिक डक्ट। पेनक्रियाटिक जूस जो होता है ड्यूडिनम के अंदर पेनक्रियाटिक डक्ट के जरिए दाखिल होता है। डक्ट एक नाली को नाम देते हैं। विच ज्वाइन द कॉमन बाइल डक्ट बिफोर एंटरिंग द ड्यूडिनम। कहता है ये जो पेनक्रियाटिक डक्ट होती है ये मिल जाती है, और कब मिलती है? बिफोर एंटरिंग ड्यूडिनम, ड्यूडिनम में दाखिल होने से पहले ये कॉमन बाइल डक्ट के साथ मिल जाती है। आगे हमारे पास है बहुत अहम पेनक्रियाटिक जूस की कंपोजिशन क्या होती है। ये बार बार शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन, इसलिए सब बच्चों ने सेंटर लाइन लाजमी कर लेना है। कहता है पेनक्रियाटिक जूस कंटेन मैनी एंजाइम। अब जो पेनक्रियाटिक जूस होते हैं इनके पास बहुत से एंजाइम होते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं, इनके नाम आप बच्चों ने लाजमी याद करने हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है। पहले नंबर पर एक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, दूसरे नंबर पर एंजाइम होता है पेनक्रियाटिक अमाइलेज, और तीसरे नंबर पर जो एंजाइम होता है वो होता है लाइपेज। तो ये हमारे पास कंपोजिशन हो गई पेनक्रियाटिक जूस की कंपोजिशन। तीन एंजाइम होते हैं, दोबारा इसे देख लें, फौरन मेमोराइज कर लें। पहले नंबर पर हमारे पास होता है ट्रिप्सिन, दूसरे नंबर पर होता है पेनक्रियाटिक अमाइलेज, और तीसरे नंबर पर होता है लाइपेज। कहता है दीज एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन। ये जो सारे एंजाइम होते हैं ये प्रोटीन को हजम कर रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट को हजम कर रहे होते हैं, और लिपिड को भी हजम कर रहे होते हैं। एक चीज जो है यहां पर आप बच्चों ने बड़े गौर से देखना है, जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है ये हजम कर रहा होता है प्रोटीन्स को, और जो पेनक्रियाटिक अमाइलेज होता है ये हजम कर रहा होता है कार्बोहाइड्रेट को। एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। और तीसरे नंबर पर जो लाइपेज होता है ये हजम कर रहा होता है लिपिड को बच्चों। आगे कहता है पेनक्रियाटिक जूस आल्सो कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट। पेनक्रियाटिक जूस के पास सोडियम बाइकार्बोनेट भी होते हैं, आपने ये पॉइंट भी लाजमी लिखना है एंजाइम के साथ। अब सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या काम होता है? कहता है दैट न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी ऑफ काइम। जो काइम को, जो उसकी एसिडिटी, जो तेजाबियत होता है उसको न्यूट्रल कर देता है। अब काइम क्या है ये हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। अगर आप बच्चों ने पिछला स्टमक वाला टॉपिक नहीं देखा तो स्टमक वाला टॉपिक आप जरूर से देखें लेक्चर। अब काइम होता है सूप लाइक एक मिक्सचर होता है। कहता है जो सूप लाइक मिक्सचर होता है उसे हम काइम का नाम देते हैं। पेनक्रियाटिक जूस के अंदर जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ये इस काइम की तेजाबियत को न्यूट्रल कर देता है, इसका ये मेन काम होता है। आगे कहता है द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो ग्लैंड स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों में मौजूद होते हैं आल्सो सेक्रीट एंजाइम फॉर द कंप्लीट डाइजेशन फॉर ऑल टाइप ऑफ फूड। कहता है जो ग्लैंड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होते हैं वो भी मुख्तलिफ एंजाइम खारिज करते हैं ताकि तमाम किस्म की जो भी हम खुराक खाते हैं उन तमाम किस्म की खुराक की डाइजेशन हो सके। अब आगे जो है हमारे पास हम जो है इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की थोड़ी सी डायग्राम भी समझ लेते हैं। डायग्राम हम देखेंगे किस तरह, कहां पर है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमारे पास है एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की एक डायग्राम है। अब ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ड्यूडिनम, इस जगह से जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये हमारे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये जो इसका फर्स्ट पार्ट आप यहां पर देख रहे हैं इसे कहते हैं ड्यूडिनम। ड्यूडिनम जो होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। और दूसरा जो यहां पर आप हिस्सा देख रहे हैं इसका नाम है जिजूनम। दूसरे हिस्से का नाम स्मॉल इंटेस्टाइन का जिजूनम है। और तीसरे नंबर पर आप जो लास्ट में देख रहे हैं इस हिस्से का नाम होता है इलियम। तो ये तीन हिस्से जो होते हैं ये मिलकर स्मॉल इंटेस्टाइन बनाते हैं। पहले नंबर पर होता है ड्यूडिनम, दूसरे पर होता है जिजूनम, और तीसरे पर होता है इलियम होता है। अब यहां पर हमारे पास ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये हमारे पास है पेनक्रियाज होते हैं। पेनक्रियाज जो होती हैं ये दो हार्मोन खारिज करते हैं, एक इंसुलिन और दूसरे नंबर पर ग्लूकागोन खारिज करते हैं। पेनक्रियाज जो होते हैं इनके पास कौन सी डक्ट होती है? इनके पास पेनक्रियाटिक डक्ट मौजूद होती है। और जो बाइल होता है, बाइल किस जगह पर होता है? बाइल कॉमन बाइल डक्ट में खारिज होता है। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो लेक्चर है, हमारे लेक्चर का नाम है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले अगर आप बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें और इसे दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें
ताकि हर आने वाला लेक्चर आपको फौरन मिल सके और आपकी 10th क्लास की बायो की बेस्ट प्रिपरेशन बोर्ड एग्जाम्स के लिए हो सके। चलें हम अपने आज लेक्चर की तरफ चलते हैं और हमारे लेक्चर का नाम है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, यानी कि जो फूड होती है, जो खुराक होती है, ये एब्जॉर्ब, ये हमारी बॉडी में जाज्ब किस तरह होती है। हमें कहता है आफ्टर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, खुराक के मुकम्मल डाइजेस्ट होने के बाद दी एंड प्रोडक्ट, जो बाकी चीजें बच जाती हैं, जो बाकी प्रोडक्ट बन जाते हैं, वो कौन से होते हैं? अमाइनो एसिड, सिंपल शुगर, ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड। कहता है मूव फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये एलिमेंट्री कैनाल से सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है ये ब्लड के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जो कंप्लीट डाइजेशन होती है फूड की वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, और जो बाकी चीजें बच जाती हैं जैसे अमाइनो एसिड है, सादा शुगर होते हैं, ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड, ये लिपिड के कंपोनेंट हैं। मूव फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का मतलब है ऐसी नाली जो हमारे मुंह से शुरू होती है और एनस पर खत्म होती है, हम उसे एलिमेंट्री कैनाल का नाम देते हैं। कहते हैं ये तमाम जो प्रोडक्ट होते हैं ये एलिमेंट्री कैनाल से सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है ये ब्लड के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अब यहां से बहुत अहम एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज विलाई, डिफाइन विलाई, विलाई की डेफिनेशन बताएं, तारीफ करें। इस जगह से आप बच्चों ने ये शॉर्ट क्वेश्चन अंडरलाइन कर लेना, विलाई की जो तारीफ है। कहता है द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो छोटी आंत की अंदरूनी दीवारें होती हैं, आर हाईली फोल्डेड, ये बहुत ज्यादा फोल्डेड होती हैं, ये बहुत ज्यादा समझ लें बलदार होती हैं। कहता है मोर ओवर दीज फोल्ड्स हैव मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। कहता है मजीद इसके अलावा ये जो फोल्ड होते हैं इनके पास मिलियंस में यानी लाखों में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उंगली नुमा उभार मौजूद होते हैं। इन उंगली नुमा उभार को या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम विलाई का नाम देते हैं। अब यहाँ पर एमसीक्यूज भी पूछा जाता है कि ये जो फोल्ड्स होते हैं इनके पास कितने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं? मिलियंस होते हैं। एक चीज याद रखनी है आप बच्चों ने कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, यहाँ मिलियंस की बात हो रही है, यानी बहुत ज्यादा लाखों में ये उंगली नुमा उभार होते हैं जिसे हम विलाई का नाम देते हैं। अब विलाई का काम क्या होता है मेन इसका? कहता है दी फोल्ड्स एंड विलाई, ये जो फोल्ड होते हैं और जो विलाई होते हैं प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, खुराक के जाज्ब होने के लिए ये काफी मिकदार में सतही रकबा फराहम करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो खुराक है वो एब्जॉर्ब हो सके, वो जज्ब हो सके। इस जगह तक जो है हमारे पास विलाई की डेफिनेशन और उसका फंक्शन है। आगे कहता है फूड मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू द सरफेस। कहता है इस सरफेस के जरिए खुराक के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो जज्ब हो जाते हैं। एमसीक्यूज किस प्रोसेस के जरिए जज्ब होते हैं? बहुत अहम एमसीक्यूज। कहता है थ्रू डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के जरिए जज्ब होते हैं, एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए ये फूड के मॉलिक्यूल जज्ब होते हैं। द वॉल ऑफ अ विलास इज मेड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल। एमसीक्यूज, जो विलास की दीवारें होती हैं ये कितनी लेयर सेल पर मुश्तमिल होती हैं? ये सिंगल, सिर्फ एक तह की सेल्स पर मुश्तमिल होती हैं। इनसाइड द विलास, विलास के अंदर There are blood capillaries and a lymph vessels called lacteal। कहता है विलस के अंदर ब्लड कैपिलरीज, जो खून की नालियां होती हैं वो मौजूद होती हैं, एंड अ लिम्फ वेसल्स कॉल्ड लैक्टियल, और लिम्फ वेसल्स होती हैं जिसे हम लैक्टियल का नाम देते हैं। बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन आप बच्चों ने इस जगह से अंडरलाइन करना है। इनसाइड द विलस, विलस के अंदर कौन सी चीजें होती हैं? ब्लड कैपिलरीज होती हैं, और दूसरे नंबर पर लिम्फ वेसल्स होती हैं जिसे हम लैक्टियल का नाम देते हैं। लैक्टियल शॉर्ट क्वेश्चन है। अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है व्हाट आर लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स एक्चुअली कौन सी नालियां होती हैं? पहले आपने ये समझना है लिम्फ वेसल को समझने से पहले कि लिम्फ होता क्या है। लिम्फ एक ऐसा मादा होता है, ऐसा फ्लूइड होता है, ऐसा पानी होता है जो खून से निकलकर टिश्यूज के अंदर चला जाता है। अब जो लिम्फ वेसल्स होती हैं इस पानी के अंदर जितने भी जरासीम होते हैं उन जरासीमों को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करके यही फ्लूइड दोबारा ब्लड को वापस पहुंचा देती हैं। इन वेसल्स को हम लिम्फ वेसल्स का नाम देते हैं। द ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन।
कहता है जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, एक्चुअली ये लिपिड के कंपोनेंट होते हैं, लिपिड के जो हिस्से होते हैं, कहता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होते हैं, इंटर द लैक्टियल्स ऑफ विलाई, ये विलाई के लैक्टियल्स में दाखिल हो जाते हैं। अब लैक्टियल का क्या काम होता है? द लैक्टियल्स कैरी देम टू द मेन लिम्फ वेसल, जो लैक्टियल्स होते हैं इनको मेन जो बड़ी लिम्फ वेसल्स होती हैं उनके पास ले जाती हैं, विच एम्प्टी इनटू द ब्लड वेसल्स नियर द हार्ट, जो कहां पर जाकर इख्तिताम पजीर होती हैं? जो खून की नालियों में दिल के करीब जाकर इख्तिताम पजीर होती हैं। आगे कहता है अमाइनो एसिड एंड सिंपल शुगर, जो अमाइनो एसिड और सादा शुगर होते हैं, इंटर द ब्लड कैपिलरीज, ये ब्लड कैपिलरीज के अंदर दाखिल होते हैं। ब्लड कैपिलरीज किस चीज की होती हैं? विलाई की ब्लड कैपिलरीज के जरिए ये दाखिल होते हैं। कहता है दीज कैपिलरीज ज्वाइन टू मेक, बहुत एमसीक्यूज आ सकता है। कहते हैं ये जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं ज्वाइन टू मेक हेप्टिक पोर्टल वेन, ये कौन सी वेन बना देती हैं? ये हेप्टिक पोर्टल वेन बना देती हैं। अब हेप्टिक पोर्टल वेन का क्या काम होता है? कहता है कैरीज द अमाइनो एसिड एंड शुगर टू लीवर, हेप्टिक पोर्टल वेन का ये काम होता है कि ये अमाइनो एसिड और शुगर को लीवर तक ले जाती हैं। अब लीवर से क्या होगा? कहता फ्रॉम द लीवर द हेप्टिक वेन कैरीज दीज न्यूट्रिएंट्स टू द हार्ट, ये इन तमाम न्यूट्रिएंट्स को हार्ट के पास, दिल के पास ले जाती हैं, एंड देन टू द ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, और फिर इन्हें तमाम जिस्म के पास ले जाती हैं ताकि तमाम हिस्सों के पास जो है एनर्जी एब्जॉर्ब हो सके, जो खुराक जो है वो एब्जॉर्ब हो सके, जाज़ब हो सके, और तमाम जो हमारी बॉडी पार्ट्स हैं उनको एनर्जी मिल सके। तो ये था हमारा आज का सिंपल और आसान सा टॉपिक। तो इसी टॉपिक का जो है हम मजीद इसे थोड़ा सा डायग्राम के जरिए भी समझने की कोशिश करते हैं। अब ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन और विलाई है। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये इसके अंदर फोल्ड्स हैं जो आप ये इस तरह देख रहे हैं। इन फोल्ड को हम नाम देते हैं, एक्चुअली विलाई का नाम देते हैं। अब ये एक विलास है, सिंगल को हम नाम देते हैं विलास का। जब बहुत से इस तरह उंगली नुमा उभार होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं विलाई का। अब इन्हीं विलाई के अंदर ब्लड कैपिलरीज भी मौजूद होती हैं, और ये जो आप एक लंबी ग्रीन कलर की स्टिक की तरह स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लैक्टियल का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है वो है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन शुरू करने से पहले हम इस बुक के थोड़े जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 2 बॉक्स वाले, वो कवर करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन पहले नंबर पर है, व्हाट इज अपेंडिक्स? अपेंडिक्स किसे कहते हैं? बहुत अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाने वाला शॉर्ट क्वेश्चन है। कहता है देयर इज अ स्मॉल फिंगर लाइक अपेंडिक्स एट द ब्लाइंड एंड ऑफ साइकम। कहता है बच्चों जो लार्ज इंटेस्टाइन का एक हिस्सा होता है साइकम, बेटा पहला हिस्सा होता है लार्ज इंटेस्टाइन का साइकम, दूसरा हिस्सा होता है कोलोन, और तीसरा हिस्सा होता है रेक्टम। कहता है जो उंगली नुमा उभार साइकम के अंदर मौजूद होता है उस हिस्से को हम नाम देते हैं अपेंडिक्स का नाम देते हैं। इन्फेक्शन इन अपेंडिक्स, अगर अपेंडिक्स में कोई भी जख्म हो जाए, इस उंगली नुमा उभार वाले हिस्से में कोई भी जख्म हो जाए, काज़े स्वेयर पेन, ये शदीद दर्द की वजह बनता है। इफ इन्फेक्टेड अपेंडिक्स इज नॉट रिमूव सर्जिकली, अगर आप इस अपेंडिक्स को कहता है सर्जिकली ऑपरेशन के जरिए रिमूव नहीं करते, इसे बॉडी से बाहर नहीं निकालते, इट कैन बर्स्ट, ये फट सकती है, एंड इन्फेक्शन मे स्प्रेड इन द एब्डोमेन, और जो इसका जहर होता है, ये जो इन्फेक्शन होता है ये पूरे पेट में फैल सकता है, और इस तरह खुदा ना खास्ता डेथ भी हो सकती है। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो शॉर्ट है वो है कैरोटीन। व्हाट इज कैरोटीन? कहता है कैरोटीन इज अ नेचुरल ऑर्गेनिक पिगमेंट। ये जो कैरोटीन होता है ये एक कुदरती ऑर्गेनिक पिगमेंट होता है, जो कहाँ पाया जाता है? एमसीक्यूज भी आ सकता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये फलों और वेजिटेबल्स में पाया जाता है। और कहाँ पर पाया जाता है? कैरेट्स एंड मैंगोज। कहता है कैरेट्स, गाजर में भी ये पाया जाता है, एंड मैंगोज, और मैंगोज में भी पाया जाता है, विच आर एसेंशियली फॉर वियन। अब इनका फायदा क्या होता है कैरोटीन का? अगर आप मैंगो खाते हैं, अगर आप गाजर खाते हैं, इससे आपको क्या फायदा होगा? आपको कैरोटीन हासिल होगा आपकी बॉडी को, जो किस चीज के लिए जरूरी होता है? वियन, हमारी आंखों के लिए जरूरी होता है ताकि हम चीजों को आसानी से देख सकें। ग्रोथ, नशोनुमा के लिए भी जरूरी होता है, एंड इम्यूनिटी, और हमारी कुव्वत मुदाफियत के लिए भी ये कैरोटीन बहुत जरूरी होता है। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है लार्ज इंटेस्टाइन। आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, कहता है जो खुराक हजम हो चुकी होती है, जो खुराक डाइजेस्ट हो चुकी है, एंड सम वाटर, जो वाटर एब्जॉर्ब हो चुका है, द अनडाइजेस्टेड मटेरियल एंड वाटर,
मूव टू द लार्ज इंटेस्टाइन बाय पेरिस्टालसिस। ये एमसीक्यूज आ सकता है, पेरिस्टालसिस अंडरलाइन कर लें। कहता है जो खुराक हजम हो चुकी होती है और जो पानी हजम हो चुका होता है, और जो खुराक जो मटेरियल हजम नहीं होता और जो पानी एब्जॉर्ब नहीं होता वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। ये किस अमल के जरिए जाता है? ये पेरिस्टालसिस के जरिए जाता है। अब ये पेरिस्टालसिस क्या होता है? पेरिस्टालसिस एक ऐसी फोर्स होती है जो खुराक और पानी को हमारी बॉडी के नीचे लेकर जाती है। ऐसे अमल को हम नाम देते हैं, पेरिस्टालसिस का नाम देते हैं। बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन, अक्सर ये पूछा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के कितने हिस्से होते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन हैज 3 पार्ट। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 हिस्से होते हैं। पहले नंबर पर होता है साइकम। साइकम कौन सा हिस्सा होता है? अब पाउच, ये एक पाउच की तरह होता है। दैट फॉर्म्स जंक्शन विद स्मॉल इंटेस्टाइन, जो किस चीज के साथ जुड़ा होता है? जो स्मॉल छोटी इंटेस्टाइन के साथ ये जुड़ा होता है। आगे क्या कहता है? गौर से देखें, शाबाश। आगे हमें कहता है डी कोलोन, दूसरा हिस्सा इसका कोलोन होता है, और तीसरा हिस्सा जो होता है इसका रेक्टम होता है। यहां तक जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन है, पूछ सकता है राइट डाउन द नेम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट। बड़ी आंत के 3 हिस्सों के नाम लिखें। पहला होता है साइकम, दूसरा होता है कोलोन, और तीसरा होता है रेक्टम। कहता है अब्जॉर्प्शन ऑफ मोर वाटर अकर्स फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन। बहुत अहम एमसीक्यूज है, पूछ सकता है जो ज्यादा एब्जॉर्प्शन होती है वो कहां पर होती है? वो लार्ज इंटेस्टाइन से होती है। यानी लार्ज इंटेस्टाइन से वाटर की ज्यादा एब्जॉर्प्शन होती है। पानी लार्ज इंटेस्टाइन में ज्यादा से ज्यादा जज्ब होता है। अब इससे आगे क्या है? कहता है ड्यू टू इट, इस वजह से जब पानी ज्यादा जज्ब होता है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल सोलिडिफाइड, जो खुराक हजम नहीं होती वो सॉलिड की सूरत में होती है, एंड इज नाउ कॉल्ड फीसेस। और अब इस ठोस मवाद को हम किस चीज का नाम देते हैं? इसे हम फीसेस का नाम देते हैं। बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन, आप बच्चों ने यहां से जो है अंडरलाइन करना है। और आगे क्या लिखा है? फीसेस, फीसेस आगे भी जा रहा है। कहता है दीज फेसेस कंटेन अनडाइजेस्टेड मटेरियल। इन फेसेस के पास जो मटेरियल हजम नहीं होते वो मौजूद होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया, बहुत ज्यादा मिकदार में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। ब्रोकन सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के टूटे हुए सेल्स मौजूद होते हैं। बाइल पिगमेंट मौजूद होते हैं, एंड वाटर, और जो पानी होता है ये भी यहाँ पर क्या होते हैं? ये यहाँ पर जो है मौजूद होते हैं। इस जगह तक जो है अगर आपसे पूछ लें डिफाइन फेसेस, फेसेस की तारीफ करें, आपने यहां तक लिखना है। ये सारी इसकी कंपोजिशन थी, अनडाइजेस्टेड मटेरियल, बैक्टीरिया, एलिमेंट्री कैनाल के सेल, बाइल पिगमेंट एंड वाटर, ये इसकी कंपोजिशन होती है फीसेस की। बहुत अहम एमसीक्यूज आगे बता रहा है। कहता है फीसेस आर टेम्परेरी स्टोर इन द रेक्टम। ये जो फीसेस होती हैं ये आर्जी तौर पर कहां पर स्टोर होते हैं? ये रेक्टम में स्टोर होते हैं, जमा होते हैं। ड्यूरिंग इजेशन, कहता है जब इजेशन, कहता है जब खुराक हजम नहीं होती, ये जो फीसेस बाहर खारिज होता है, फीसेस आर एक्सपेल्ड थ्रू आउट द एनस। अगेन एमसीक्यूज, कहते हैं ये फीसेस किस चीज के जरिए बाहर खारिज होता है? ये फीसेस जो होता है एनस के जरिए बाहर क्या होता है? खारिज होता है। प्यारे बच्चों, हमारा जो आज का लेक्चर है ये इंतहाई अहम लेक्चर होने वाला है, और हमारे लेक्चर का नाम है रोल ऑफ लीवर। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिल सकें। चलें हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं, और हमारे लेक्चर का नाम है रोल ऑफ लीवर। इंतहाई अहम लेक्चर, इसलिए आप बच्चों ने इस लेक्चर को आखिर तक जरूर देखना है। इसमें जितने भी एमसीक्यूज होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर हम हर तरीके से इसे कवर करेंगे। आप बच्चों ने अपनी बुक पर जो है ये अंडरलाइन लाजमी करने हैं तमाम एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन, ताकि आपकी परफेक्ट तैयारी हो सके एग्जाम्स के लिहाज से। अब क्या कहता है? कहता है लीवर है क्या चीज? पहला शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लीवर? या तो ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है वेयर इज लीवर लोकेटेड? लीवर मौजूद कहाँ होता है? पहला शॉर्ट क्वेश्चन। लीवर इज अ लार्ज ऑर्गन, लीवर जो होता है एक बड़ा ऑर्गन है। कहता है लोकेटेड टू द राइट साइड ऑफ द स्टमक, जो हमारे मैदे की किस साइड पर मौजूद होता है? जो हमारे मैदे की राइट साइड पर मौजूद होता है। अब ये एमसीक्यूज आ सकता है कि लीवर जो होता है स्टमक की किस साइड पर मौजूद होता है? ये राइट साइड पर मौजूद होता है। इन एडल्ट ह्यूमन, जो एक बालिग इंसान होता है, इट्स वेट इज अबाउट 1.5 किलोग्राम। इसका जो वजन होता है वो 1.5 किलोग्राम होता है। तो ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत अहम है।
कि लीवर का वेट कितना होता है। लीवर का वेट 1.5 किलोग्राम होता है, 1.5 केजी होता है। यहां तक ये पहला शार्ट अगर आपसे पूछ लें व्हाट इज लीवर, लीवर क्या है, या दूसरा क्वेश्चन मॉडिफाइड करके इस तरह भी पूछ सकते हैं वेयर लीवर इज लोकेटेड, लीवर कहां मौजूद होता है, तो इसका यहां तक जो है ये दोनों आंसर होंगे। आगे एक बहुत अहम शार्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर किसे कहते हैं, आप बच्चों ने इसे यहां से जो है अंडरलाइन करना है। कहता है देयर इज अ सैक लाइक ऑर्गन, एक जो है थैलीनुमा ऑर्गन होता है, इस थैलीनुमा ऑर्गन को हम नाम देते हैं गॉल ब्लैडर। ये कहां पर मौजूद होता है, ऑन दी वेंट्रल साइड ऑफ लीवर, ये लीवर की वेंट्रल साइड, वेंट्रल का मतलब होता है नीचे की तरफ, ये क्या होता है लीवर के मौजूद होता है। आगे कहता है लीवर सेक्रीट बाइल, बहुत अहम एमसीक्यूज, कौन बाइल को खारिज करता है, लीवर जो होता है ये बाइल को खारिज करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच इज स्टोर्ड इन दी गॉल ब्लैडर, ये बाइल जो है कहां पर स्टोर होता है, ये बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास है लीवर कहां मौजूद होता है और गॉल ब्लैडर कहां मौजूद होता है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं लीवर का, और ये जो आप सब्ज रंग का मादा देख रहे हैं, ये जो ग्रीन कलर का आप इस तरह देख रहे हैं, इसे हम नाम देते हैं गॉल ब्लैडर का नाम देते हैं। आगे कहता है द कॉमन बाइल डक्ट, अब यहां पर कॉमन बाइल डक्ट कौन सी, इस डायग्राम में हम देखेंगे, ये जो आप फिगर देख रहे हैं यहां पर डायग्राम देख रहे हैं, इस नाली को हम नाम देते हैं कॉमन बाइल डक्ट। द कॉमन बाइल डक्ट कैरीज द बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर, जो कॉमन बाइल डक्ट होती है ये किस चीज को कैरी करती है, ये बाइल को कैरी करती है गॉल ब्लैडर से, और कहां ले जाती है, एमसीक्यूज आ सकता है, इनटू द ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम में ले जाती है। दोबारा देखें हम एमसीक्यूज, कहता है जो कॉमन बाइल डक्ट होती है ये क्या करती है, गॉल ब्लैडर से बाइल को लेती है और कहां ले जाती है, ये ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले हिस्से में ले जाती है। कहता बाइल डज नॉट कंटेन एंजाइम, बहुत अहम एमसीक्यूज, कहता बाइल के पास एंजाइम मौजूद नहीं होते हैं, बट इट हैज साल्ट, लेकिन इसके पास साल्ट मौजूद होते हैं, विच ब्रेक इनटू फैट इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स, जो फैट्स को, जो चर्बी को छोटे छोटे कतरों में तोड़ देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। बाइल साल्ट आल्सो कीप फैट ड्रॉपलेट सेपरेट फ्रॉम वन अनदर, कहता है बाइल के जो साल्ट होते हैं इन कतरों को एक दूसरे से अलग रखते हैं। इट हेल्प्स द एंजाइम टू अटैक ऑन लिपिड, इससे क्या फायदा होगा, कहते हैं ये एंजाइम की मदद करती है ताकि एंजाइम जो है लिपिड पर अटैक करें और लिपिड को छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे हिस्सों में उसे ब्रेक डाउन उसकी कर सकें। आगे हमारे पास बहुत अहम फंक्शन क्या है लीवर के, कहता लीवर आल्सो परफॉर्म मेनी अदर फंक्शन इन दी बॉडी, लीवर हमारी बॉडी के अंदर दूसरे भी अहम फंक्शन परफॉर्म करता है। कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है, अक्सर ये सिंपल, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द लीवर, लीवर के फंक्शन बयान करें, जिगर के फंक्शन बयान करें, तो हम इन्हें अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। आप बच्चों ने इन सब पॉइंट्स को बड़े गौर से देखना है। पहला पॉइंट जो है, जो पहला फंक्शन है लीवर का, कहता है स्टोर ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन, जो लीवर होता है ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की सूरत में स्टोर करता है, एंड ब्रेक्स ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, और फिर ग्लाइकोजन को किस चीज में तोड़ देता है, ये ग्लूकोज में तोड़ देता है, व्हेन रिक्वायर्ड, कब तोड़ता है, जब जरूरत होती है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि हमारे पास जो होता है लीवर ये ग्लूकोज को स्टोर करता है ग्लाइकोजन की सूरत में, और फिर ग्लाइकोजन को तोड़ देता है ग्लूकोज में जब बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत होती है। दूसरा पॉइंट, स्टोर ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन, और ये फैट सोल्यूबल विटामिन को भी ये स्टोर करता है, जमा करता है। अब फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं, जिस तरह हमारे पास विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, और विटामिन जो के होते हैं ये फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, और ये लीवर क्या करता है, इन फैट सोल्यूबल विटामिन को भी स्टोर करता है। तीसरा पॉइंट, ब्रेक अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड को तोड़ देता है। इन दिस प्रोसेस हार्मफुल अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड, कहता है जब ये अमाइनो एसिड को तोड़ता है तो एक नुकसानदा मादा पैदा होता है, जो कौन सा होता है, अमोनिया प्रोड्यूस होता है। अब इसका और क्या काम है, कहता है कन्वर्ट्स अमोनिया इनटू लेस टॉक्सिक यूरिया फॉर एक्सट्रेशन थ्रू द यूरिन, कहता है अब ये जो अमोनिया खतरनाक होता है ये अमोनिया को कम जहरीली सूरत यूरिया में तब्दील कर देता है, और इस यूरिया को यूरिन के जरिए, पेशाब के जरिए बाहर खारिज कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका पांचवा पॉइंट, ब्रेक टॉक्सिक सब्सटेंस, जो जहरीली चीजें होती हैं ये उनकी ब्रेक डाउन कर देता है, ये उनको तोड़ देता है।
किस चीज को तोड़ देता है? फॉर एग्जांपल अल्कोहल, अल्कोहल की ये ब्रेक डाउन कर देता है, क्योंकि अल्कोहल जो होती है ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। छठा पॉइंट इसका, ब्रेक द रेड ब्लड सेल्स, उन रेड ब्लड सेल को भी तोड़ देता है विच हैव कंप्लीटेड देयर लाइफ स्पैन, जो अपनी लाइफ पूरी कर चुके होते हैं, क्योंकि जो ओल्ड रेड ब्लड सेल होते हैं ये अब इतनी एफिशिएंटली काम नहीं कर सकते, इसलिए क्या करता है लीवर जो होता है इन ओल्ड रेड ब्लड सेल को तोड़ देता है, उनकी जगह नए रेड ब्लड सेल बनाता है, ताकि नए रेड ब्लड सेल अच्छे से एफिशिएंटली अपना काम अदा कर सकें। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है, कहता है प्रिपेयर्स विटामिन ए फ्रॉम कैरोटीन, बहुत अहम, कहता है ये कौन सा विटामिन ए प्रोड्यूस करता है? ये कैरोटीन से विटामिन ए प्रोड्यूस करता है, जो हमारी विजन के लिए बहुत जरूरी विटामिन ए होता है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाए तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस की जो है कमी हो जाएगी, हमें सही तरह से चीजें नजर नहीं आएंगी। आखिरी पॉइंट और लास्ट पॉइंट, कहता प्रोड्यूसेस हीट इन कोल्ड टेम्परेचर, जब सर्दियों में टेम्परेचर बहुत कम होता है, जो लीवर होता है ये हीट प्रोड्यूस करता है बाय स्पीडिंग अप द मेटाबॉलिज्म। ये किस तरह हीट प्रोड्यूस करता है? बाय स्पीडिंग अप मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म की स्पीड बढ़ा देता है। अब मेटाबॉलिज्म कौन सी चीज होती है? हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शन हो रहे होते हैं उन तमाम रिएक्शन को हम नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म का। अब हम इसी जो है लीवर को डायग्राम के जरिए भी देखेंगे। ये जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ये ईसोफिगस होता है, ये खुराक की नाली होती है, उसके नीचे जो है लीवर मौजूद है, ये लीवर है, और ये जो स्ट्रक्चर आप ग्रीन स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये हमारे पास गॉल ब्लैडर है, और ये जो राइट साइड पर आप देख रहे हैं ये स्टमक है, और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे हम नाम देते हैं पेनक्रियाज का। पेनक्रियाज दो हार्मोन खारिज करते हैं, एक इंसुलिन और दूसरे नंबर पर ग्लूकागोन खारिज करते हैं, और ये हमारे पास कॉमन बाइल डक्ट है। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर फर्स्ट का हमारा आज लास्ट लेक्चर है, और ये लेक्चर बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बहुत ही अहम लेक्चर है, इसलिए आप बच्चों ने इस लेक्चर को आखिर तक जरूर देखना है। ये टॉपिक जो है ये बोर्ड एग्जाम्स में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आता है, और इसमें से बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, और इस टॉपिक में ऐसी टर्म्स भी हैं जो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, इसलिए आप बच्चों ने ये वाला लेक्चर आखिर तक ज़रूर देखना है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर कौन से होते हैं? पहले नंबर पर जो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर होता है वो होता है डायरिया। अब डायरिया क्या है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछ सकते हैं, आपने शुरू से जो है इसको अंडरलाइन करना है। ये डायरिया की डेफिनेशन है हमारे पास भाई। हमें कहता है डायरिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट का मतलब है जो बार बार आ रहे होते हैं, लूज और वाटरी स्टूल्स, जो बार बार दस्त आ रहे होते हैं, जो बार बार मोशन आ रहे होते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं लूज और वाटरी स्टूल, यानी यहाँ पर पानी जो है वो ज्यादा से ज्यादा खारिज हो रहा होता है। डायरिया कैन लीड टू डिहाइड्रेशन, कहता है डायरिया की वजह से पानी की कमी हो सकती है, किस में? खास तौर पर स्पेशली इन चिल्ड्रन, छोटे बच्चों में, एंड दी एल्डरली, और जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं उनमें डायरिया की वजह से पानी की कमी हो सकती है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन यहां तक होगा। दूसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है साइन एंड सिम्टम, इसकी अलामत क्या होती हैं? कहता है एब्डोमिनल क्रम्प्स और पेन, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, पेट में मरोड़ उठना शुरू हो जाते हैं। ब्लोटिंग, ब्लोटिंग का मतलब होता है पेट जो होता है फूल जाता है, पेट में गैस पैदा हो जाती है, इस टर्म को हम नाम देते हैं ब्लोटिंग, ये भी डायरिया की वजह से होती है। एंड डिहाइड्रेशन, और पानी की कमी हो जाती है जिससे थर्स्ट महसूस होती है, प्यास महसूस होती है, मुंह जो होता है ड्राई हो जाता है, खुश्क हो जाता है, डार्क यूरिन और पेशाब का जो रंग होता है वो गहरा हो जाता है। इसकी वजूहात क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछ सकते हैं। कहता है जो इसकी वजूहात में इन्फेक्शन किन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं? ये इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से हो सकते हैं, वायरल वायरस की वजह से भी हो सकते हैं, और पैरासाइटिक। अब पैरासाइटिक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो इंसान की बॉडी में रहते हैं, वहां से खुराक हासिल करते हैं, जगह हासिल करते हैं, लेकिन बदले में उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं पैरासाइटिक। अगर आप बच्चों को ये याद ना हो रहा हो, पैरासाइट जो है ये हमारे दोस्त होते हैं भाई, हमसे पिज़्ज़ा भी खाते रहेंगे, हमसे फायदे भी हासिल करते रहेंगे, लेकिन जब काम की बात आएगी तो ये कभी भी नजर नहीं आएंगे आपको। तो हमारे दोस्त भी जो होते हैं ये पैरासाइट की तरह होते हैं। आगे कहता है जो इसकी वजूहात होती हैं वो फूड एलर्जीज भाई,
कुछ लोगों को जो होती है कुछ फूड से एलर्जीज होती है, तो ये भी इसकी वजह हो सकती है। जो वजूहात हैं, स्ट्रेस, जो परेशानी होती है, जो तनाव होता है, भाई स्ट्रेस की वजह से भी डायरिया हो सकता है। इसलिए आप बच्चों ने कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपने स्ट्रेस लिया तो आपको ये मोशन कहीं का नहीं छोड़ेंगे, याद रखना। आगे जो इसकी वजूहात हो सकती हैं, सर्टेन मेडिकेशन, जो बहुत ज़्यादा अद्वियात होती हैं। कौन सी अद्वियात हो सकती हैं? जैसे एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक ऐसी अद्वियात होती हैं जो बैक्टीरिया के खिलाफ इस्तेमाल की जाती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं तो आपको फिर भी जो है डायरिया हो सकता है। अब इसका इलाज क्या है? हमें कहता है ड्यूरिंग ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, बहुत अहम बात कर रहा है भाई, पानी बहुत ज़्यादा पीना है। अब तो वैसे ही गर्मियां हैं, आपने पानी बहुत ज़्यादा पीना है। अगर आप पानी पिएंगे तो आपके अंदर डिहाइड्रेशन, डायरिया की बीमारी नहीं होगी। इसके अलावा जो आपको फ़ायदा होगा बच्चों पानी पीने का, भाई जो मैं बता रहा हूँ, तो आप भाई हर वक्त अपने साथ पानी की बोतल उठाए रखेंगे। वो ये फ़ायदा होता है जब आप पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं, एक तो आपकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन, पानी की कमी नहीं होती, और दूसरे नंबर पर जो आपकी स्किन होती है ये नेचुरली ग्लो करती है। भाई आपको किसी कॉस्मेटिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आप इतनी हज़ारों खर्चा लगा देते हैं अपनी स्किन पर, अगर आप यही उसकी जगह सिर्फ पानी रेगुलर पीना शुरू कर दें काफ़ी मिकदार में, तो आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करेगी। तो इसलिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। आगे कहता है यूज ऑफ ORS। अच्छा, ORS कहते हैं भी निमकोल जो होते हैं, अक्सर निमकोल का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। अगर आप में पानी की कमी हो रही है तो आप निमकोल वगैरह ORS का इस्तेमाल करें। ईटिंग अ सॉफ्ट डाइट, भाई जो नरम ग़िज़ा होती है वो खाना शुरू करें। यूजिंग एंटी डायरियल मेडिकेशन, जो डायरिया के खिलाफ मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं वो आप इस्तेमाल करें। टेकिंग एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक को इस्तेमाल करें। और अदर ट्रीटमेंट्स इन सीवियर केसेस, या फिर अगर सख्त हालात में डायरिया होते हैं तो आप दूसरा ट्रीटमेंट भी इसका करवा सकते हैं। प्रिवेंशन, अब आप एहतियात किस तरह कर सकते हैं? शॉर्ट क्वेश्चन कहता है वॉशिंग हैंड रेगुलरली, जब भी आप वॉशरूम से आए या खाना खा लें या कोई भी किसी चीज़ को हैंड लगाएं, तो आप मुसलसल जो है रेगुलर, भाई किसी भी चीज़ से आप आ रहे हैं तो आप अपने हाथ रेगुलर धोएं। स्पेशली बिफोर ईटिंग और आफ्टर यूजिंग द बाथरूम, वही बात कर रहा है, खास तौर पर जब आप खाना खाते हैं उससे पहले हाथ धोएं, और आफ्टर यूजिंग बाथरूम, जब आप बाथरूम में इस्तेमाल करते हैं उसके बाद भी जो है आप अपने हाथ को जरूर धोएं। अवॉइडिंग कंटामिनेटेड फूड और वाटर, आप भाई गंदी खुराक ना खाएं। जो बाहर समोसे पड़े होते हैं, पकोड़े पड़े होते हैं, वहां पर देखते हैं भाई शाम को लोग टूट पड़ते हैं। भाई ये एक्चुअली ये बाहर पड़े हुए होते हैं, ये कवर ऊपर से नहीं होता है, ये कंटामिनेटेड फूड होते हैं। और गंदा पानी भी ना पिएं, बल्कि फिल्टर वाला पानी इस्तेमाल करें। और अवॉइड स्ट्रेस, और भाई आपने, मैंने पहले भी बताया, परेशानी नहीं लेनी भाई। अगर आपने परेशानी ले ली भाई तो फिर आपकी खैर नहीं है, आपको ये डायरिया भी हो सकता है। दूसरे नंबर पर जो हमारे पास डिसऑर्डर होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो होता है कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन जो है ये उसके उलट है डायरिया के। वो जो था उसमें मोशन लग रहते हैं, दस्त लग रहते हैं, इसमें अब कब्ज हो जाता है। जो फीसेज होता है ये हार्ड हो जाता है और ये एना से बाहर खारिज ही नहीं होता। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, शुरू से अंडरलाइन करें। कहता है कॉन्स्टिपेशन इज अ कंडीशन, ये एक ऐसी हालत है in which feces are not eliminated from the body at regular interval, जिसमें फीसेज जो पाखाना होता है ये एना से बाहर खारिज नहीं होता। इसके साइन एंड सिम्टम अलामात क्या है? कहता है इनफ्रीक्वेंट और डिफिकल्ट बाउल मूवमेंट। कहता है अभी ये पाखाना जो होता है ये बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहता है इवन हफ्ते में 3 बार से भी कम जो होता है ये पाखाना बाहर खारिज होता है। हार्ड एंड ड्राई स्टूल्स, इसमें पाखाना जो होता है बहुत ज्यादा खुश्क और सख्त हो जाता है कॉन्स्टिपेशन में। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और ब्लोटिंग, पेट में जो है भाई डिस्कम्फर्ट भाई हो जाती है, आराम नहीं होता, दर्द महसूस होता है, या पेट जो होता है फूल जाता है, जिस तरह गैस पेट के अंदर पैदा हो जाती है, ये भी सिम्टम है कॉन्स्टिपेशन का। अब इसकी वजूहात क्या है? वजूहात जो है इसकी बड़ी ही सिंपल वजूहात है। लैक ऑफ फाइबर इन डाइट, अगर भाई आप अपनी डाइट में, खुराक में फाइबर को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो वो कॉन्स्टिपेशन की वजह हो सकती है। डिहाइड्रेशन, आप पानी ज्यादा नहीं पी रहा है, पानी की कमी हो गई, वो भी कॉन्स्टिपेशन की वजह हो सकती है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अगर आप कोई रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, कोई फिजिकल काम नहीं कर रहा है,
तो ये भी कॉन्स्टिपेशन की वजह हो सकती है। सर्टेन मेडिसिन और जो मुख्तलिफ मेडिसिन होती हैं जैसे पेन किलर हो गया भाई, जो दर्द होता है दर्द को ख़त्म करने के लिए, और आयरन सप्लीमेंट जो हम आयरन बढ़ाने के लिए मेडिसिन लेते हैं बॉडी के अंदर, वो भी कॉन्स्टिपेशन की वजह हो सकती हैं। और अदर डिजीज़ या दूसरी बीमारियां भी कॉन्स्टिपेशन की वजह हो सकती हैं। खासतौर पर एमसीक्यूज आ सकता है, जैसे डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ जो है ये कॉन्स्टिपेशन की वजह हो सकती है। जो शुगर होती है उसे हम नाम देते हैं डायबिटीज़ का। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, इसका इलाज कैसे किया जाता है? कहते हैं इंक्रीजिंग फाइबर इनटेक, आप अपनी डाइट के अंदर फाइबर को शामिल कर दें। अब ये फाइबर कहाँ से हासिल होते हैं? ये फ्रूट फलों से हासिल होते हैं, वेजिटेबल से हासिल होते हैं, होल ग्रेन्स, ये जो अनाज होती है, जो असल अनाज होती है, जो असल गंदम होती है जिसका रंग ब्राउन होता है, उससे भी फाइबर हासिल होते हैं। ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज, बाकायदगी से वर्जिश करनी चाहिए, जो कि हम लोग बिल्कुल करते ही नहीं हैं। अगर एक्सरसाइज करेंगे तो इन बीमारियों से बच सकते हैं। यूज मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड बाई द डॉक्टर, कहते हैं मेडिसिन को खुद से इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि मेडिसिन को डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करना है, तब जो है हम कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं, इसका इलाज हो सकता है। प्रिवेंशन, अब एहतियात में हम क्या कर सकते हैं? ईटिंग अ हाई फाइबर डाइट, हमें ऐसी ग़िज़ा खानी चाहिए, ऐसी खुराक खानी चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में फाइबर मौजूद हो। ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना चाहिए, हमें जूसेस, फ्रेश जूसेस पीने चाहिए ताकि पानी की कमी पूरी हो सके। तीसरे नंबर पर हमारे पास जो डिसऑर्डर है वो है हमारे पास अल्सर। अब अल्सर कौन सा डिसऑर्डर है? पहले नंबर पर हमारे पास है पेप्टिक अल्सर। कहते हैं पेप्टिक अल्सर आर सोर्स, ये ऐसे सोर्स होते हैं, ऐसे गले होते हैं दैट डेवलप्स इन दी वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो कहां पर होते हैं? जो एलिमेंट्री कैनाल पर होते हैं। अब एलिमेंट्री कैनाल कौन सी नाली होती है? ऐसी नाली होती है जो मुंह से शुरू होती है और एनस पर खत्म होती है। यानी ये जो सोर्स है, ये जो सोजिश है, ये जो गले हैं, ये एलिमेंट्री कैनाल्स में होते हैं। अल्सर यूजुअली डेवलप्स इन दी वॉल ऑफ स्टमक। अब ये जो पहले नंबर पर हमारे पास था पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर कहां पर होता है? जो एलिमेंट्री कैनाल में सोर्स होंगे, सोजिश होगी, उसे हम नाम देंगे पेप्टिक अल्सर का। इसी तरह दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गैस्ट्रिक अल्सर? फर्क आ सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर किसे कहते हैं और पेप्टिक अल्सर किसे कहते हैं? डिफरेंस बिटवीन पेप्टिक एंड गैस्ट्रिक अल्सर। तो अब हमारे पास गैस्ट्रिक अल्सर क्या है? कहता है अल्सर यूजुअली डेवलप्स इन दी वॉल्स ऑफ स्टमक, जो अल्सर स्टमक की दीवारों में होगा उसे हम नाम देते हैं गैस्ट्रिक अल्सर का नाम देते हैं। जो पेप्टिक में होगा उसे हम नाम देंगे किस चीज का? एलिमेंट्री में होगा पेप्टिक अल्सर, और जो स्टमक मैदे में होगा उसे हम नाम देंगे गैस्ट्रिक अल्सर। कहता है हाउएवर अल्सर्स मे आल्सो डेवलप इन ड्यूडेनम, ये जो अल्सर्स होते हैं, ये जो सोर्स होते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में भी हो सकते हैं। जो ड्यूडेनम में अल्सर होगा उसे हम नाम देंगे ड्यूडेनल अल्सर का, और जो इसोफिगस, जो खुराक की नाली में अल्सर होगा, उसे हम नाम देंगे इसोफिगल अल्सर का नाम देंगे। साइंस एंड सिम्टम्स, अब इनकी अलामात क्या हो सकती हैं? पहले नंबर पर बताता है बर्निंग स्टमक पेन, कहता है जो स्टमक के अंदर जो जलन होती है और जो दर्द महसूस होता है, इसे हम किस चीज का सिम्टम समझते हैं? अल्सर का सिम्टम समझते हैं। रश ऑफ सलाइवा आफ्टर रिगरगाइटेशन, अब ये क्या चीज है? कहता है जो खुराक होती है ये मैदे से दोबारा मुंह तक जो आती है, तब जो है सलाइवा खारिज होना शुरू हो जाता है, इसे हम नाम देते हैं रिगरगाइटेशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख का खत्म हो जाना। और हमारे पास है वेट लॉस, वजन जो है वो कम हो जाता है। ब्लड वॉमिटिंग, और कहता है जब शदीद हालत हो तो जो उल्टी होती है उससे खून भी बह आना शुरू हो जाता है, ये शदीद हालात में ऐसा होता है। इसकी काजेज क्या हैं? अल्सर की वजूहात क्या हैं? कहते हैं इन्फेक्शन ड्यू टू हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया, इसकी वजह जो होती है एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया। कहता है लॉन्ग टर्म यूज ऑफ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एनएसिड, अगर आप बार बार एनएसिड्स मेडिसिन लेते हैं तब भी जो है आपको अल्सर हो सकता है। अब ये अल्सर एनएसिड्स कौन सी मेडिसिन होती हैं? ऐसी मेडिसिन होती हैं जो आप बुखार में इस्तेमाल करते हैं या पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल, जो मेडिसिन आप बार बार इस्तेमाल करते हैं,
इन मेडिसिन को नाम देते हैं एनएसएड्स का। एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन, अगर शराब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तब भी अल्सर हो सकता है। स्मोकिंग, अगर आप भाई स्मोकिंग करते हैं, भाई अगर सिगरेट नोशी करते हैं या कोई और जो है इस तरह की आप आदत अपनाते हैं तब भी आपको अल्सर हो सकता है। कहता है स्ट्रेस, अगर आप जोर भाई परेशानी हासिल करते हैं, जो स्ट्रेस होता है, तनाव, आप परेशान होते हैं तब भी जो है आपको अल्सर हो सकता है। कहता है दो नॉट अ डायरेक्ट कॉज, ये इसकी डायरेक्ट वजह तो नहीं है स्ट्रेस, इट कैन मेक अ सिम्टम वर्स, लेकिन अगर आपको पहले से अल्सर है, अगर आप फिर भी स्ट्रेस ले रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तनाव ले रहे हैं, तो ये इस कंडीशन को मजीद सीवियर कर देगा। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है अल्सर की? कहता है एंटीबायोटिक्स टू क्लियर एच पाइलोरी इन्फेक्शन। एच पाइलोरी कहते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन, इसके खिलाफ आप एंटीबायोटिक लें। मेडिसिन कॉल्ड एंटासिड्स, और ऐसी मेडिसिन लें जो एंटासिड्स होती हैं। एंटासाइड्स कहते हैं जो बद हजमी की मेडिसिन होती हैं, उन्हें हम एंटासाइड कहते हैं। कहता है ट्रीटमेंट में आपको एंटासाइड्स लेनी चाहिए। एंड प्रोटोन पंप इनहिबिटर, अब ये प्रोटोन पंप इनहिबिटर क्या है? कहता है प्रोटोन पंप इनहिबिटर जो होते हैं ये ऐसे इनहिबिटर होते हैं जो मैदे की तेजाबियत को 80 से 90% खत्म कर देते हैं। इन इनहिबिटर को हम नाम देते हैं प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स का नाम देते हैं। आगे क्या कहता है, जो प्रिवेंशन, किस तरह आप इसे बच सकते हैं? कहता है अवॉइडिंग एक्सेसिव यूज ऑफ पेन किलर, यानी कि एन एसिड, जैसे हमने पीछे जिक्र किया। कहता है जो पेन किलर आप लेते हैं, यानी कि जो आप एन एसिड्स मेडिसिन लेते हैं, आप ये ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल ना करें। अवॉइडिंग स्पाइसी फूड, भाई ये जो आप बड़ी स्पाइसी फूड खाते हैं, जो भाई चटपटी फूड खाते हैं, आपने इससे अवॉइड करना है। जैसे भाई हर वक्त शाम को जो है पिज्जा ऑर्डर करवा लिया, बर्गर ऑर्डर करवा लिया, मुख्तलिफ जो स्पाइसी फूड ऑर्डर करवाते हैं भाई, तो इनसे आपको बचना चाहिए। ईटिंग अ बैलेंस डाइट, बल्कि उसकी जगह जो है मुतवाज़िन ग़िज़ा खानी चाहिए। इसका मतलब है आपको वेजिटेबल्स भी खानी है, साथ जो है आपको पल्सेस दालें भी खानी है, और जो है आपको मीट गोश्त भी खाना है। यानी तमाम चीज़ें आपने वक्तन फ़वक्तन खाते रहनी है, जिसे हम बैलेंस डाइट का नाम देते हैं। अगर आप बैलेंस डाइट खाएंगे तो आप जो है अल्सर से बच सकते हैं।